वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, करें स्टार्ट। कल की क्लास में हमने कौन सा ऐसे किया था? हमने अपना ऐसे 210 और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा ऐसे 500। ऐसे 210 किस पे था? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। किस पे था? एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वो ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहला था कि ऑडिटर आपको देखनी है कि प्री कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है, और ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए वो रिटर्न एग्रीमेंट अपनी सभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, ताकि लेटर ऑन फ्यूचर में कोई भी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या था ऐसे 210 का? व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट। जो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि वो कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। पहला क्या था? जो एफआरएफ एंटिटी ने यूज किया है, अप्लाई किया है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या है? एक्सेप्टेबल। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क applied in preparation and presentation of financial statement is acceptable. सेकेंड, दूसरा, मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या थी मैनेजमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। अगर ये प्री कंडीशंस प्रेजेंट है तभी ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, दोबारा से, अगर ये प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो ऑडिटर ये मैनेजमेंट के साथ ये मैटर को डिस्कस करेगा और वो ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब तक लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट थी, ऑडिटर ने ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑडिटर को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? एक रिटन एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी रिटन इन द एंगेजमेंट लेटर। तो ऑडिटर क्या लिखेगा एंगेजमेंट लेटर में? तो सेकंड टॉपिक क्या था? कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सेकंड टॉपिक क्या था? कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। कौन सी स्टोरी थी? मलिका शेरावत वाली। कौन सी स्टोरी थी? मलिका शेरावत वाली। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा था कि अगर लॉ में ये सभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट दी हुई हैं, सफिशिएंट डिटेल आपको लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर दी हुई है, तो ऑडिटर आपको रिटर्न एग्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? दैट लॉ एंड रेगुलेशन अप्लाई एंड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हमने क्या किया था? रेकरिंग ऑडिट के केस में क्या ऑडिटर को ईच पीरियड न्यू एंगेजमेंट लेटर लिखना पड़ता है? नहीं, ऑडिटर मे डिसाइड टू सेंड और मे नॉट सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर, लेकिन कुछ circumstances एग्जिस्ट करते होंगे that may make it appropriate to send और रिवाइज और रिमाइंड द एग्जिस्टिंग टर्म्स। कौन कौन से वो पॉइंट्स थे? स्टोरी कौन सी थी? रतन टाटा वाली। स्टोरी कौन सी थी? रतन टाटा वाली। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ, सेवंथ एंड लास्ट, लास्ट, लास्ट। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी कंडीशन है जब ऑडिटर ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा? पहला तो अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर के काम पे लिमिटेशन लगाई है, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट ऑडिटर के काम पर लिमिटेशन लगा रही है, तो ऑडिटर आप क्या करोगे? ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑडिट एंगेजमेंट अगर लिमिटेशन विल रिजल्ट इन डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन। अगर लिमिटेशन इतनी बड़ी है कि ऑडिटर को अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना पड़ेगा, तो ऑडिटर आप ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो। ऑडिटर आप ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट मत करो अनलेस रिक्वायर्ड बाय द
लॉ। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने इस एसे में क्या किया था, जब आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिख लिया, आपने अपना लेटर ऑफ एंगेजमेंट लिख लिया, लेटर ऑन प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट आपके पास आई और मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट कर रही है टू चेंज द टर्म्स, मैनेजमेंट इज रिक्वेस्टिंग टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर मैनेजमेंट आई टू चेंज द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को क्या देखना है, वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। सेकंड, मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड द ऑडिटर टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट, दोबारा से, ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड बाय मैनेजमेंट टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट टू एन एंगेजमेंट दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ऑडिटर आपको क्या डिटरमाइन करना है, वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ऑडिटर एग्री हो गया न्यू टर्म्स के साथ, तो ऑडिटर न्यू टर्म्स को रिकॉर्ड कर लेगा एक न्यू एंगेजमेंट लेटर में। और अगर ऑडिटर एग्री नहीं हुआ, अनएबल टू एग्री एंड मैनेजमेंट डज नॉट परमिट ओरिजिनल एंगेजमेंट, मैनेजमेंट आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने ओरिजिनली लिखी थी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करने नहीं दे रही, तो इस सिचुएशन में आप विड्रॉ करोगे और ऑडिटर आप डिटरमाइन करोगे कि आपकी कहाँ कहाँ ऑब्लिगेशन है रिपोर्ट करने की टू अदर पार्टीज। ये आपका खत्म हुआ ऐसे 210। इसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया था ऐसे 500। ऐसे 500 किस पे था, ऑडिट एविडेंसेस। किस पे था, ऑडिट एविडेंसेस। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। इट इंक्लूड्स, बताओ ऑडिटर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को कितने एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं, ऐसे 200 भी बोलता है, टू ऑब्टेन reasonable assurance, to obtain reasonable assurance auditor has to obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce audit risk to acceptable low level। और ऐसे 500 बोलता है कि ऑडिटर आपको ऑडिट प्रोसीजर करके क्या ऑब्टेन करने हैं, sufficient and appropriate audit evidence। what do you mean by sufficient and appropriate audit evidence? sufficiency का मतलब क्या होता है, क्वांटम। sufficiency का मतलब क्या होता है, क्वांटम। किस पे डिपेंड करती है, आरएमएम और क्वालिटी। किस पे डिपेंड करती है, आरएमएम और क्वालिटी। अगर आरएमएम ज्यादा होगा तो ऑडिटर मोर एविडेंस ऑब्टेन करेगा, मोर क्वांटिटी के एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अगर ऑडिटर को अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का, एप्रोप्रिएट क्वालिटी का एविडेंस मिल गया तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस भी कर सकता है। और एप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी। किस पे डिपेंड होती है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। किस पे डिपेंड होती है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस मतलब पर्पस ऑफ टेस्टिंग क्या है, आप कौन सी असर्शन वेरीफाई कर रहे हो, आप कौन सी असर्शन को कंसीडर कर रहे हो जिससे आपका पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर सॉल्व हो जाए, पर्पस ऑफ टेस्टिंग सॉल्व हो जाए, वो एविडेंस आपके लिए रेलिवेंट होगा। रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स, नेचर, सर्कमस्टांसेस, एग्जाम इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। सोर्स मतलब कि वो जो एविडेंस है आपको इंटरनल मिला है या एक्सटर्नल मिला है, बताओ कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा। ऑब्वियसली एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंसेस। नेचर, डॉक्यूमेंट्री है, ओरल है या विजुअल है, कौन सा ज्यादा रिलायबल होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। फिर उसके बाद इफ इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड तो आपके इंटरनल एविडेंस भी क्या होंगे, रिलायबल होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मोर रिलायबल होंगे देन photocopies, original documents more reliable होंगे than photocopies। if obtained directly by the auditor more reliable than obtained indirectly। जो audit evidence auditor को directly obtain हुए हैं वो ज्यादा reliable होंगे than obtained indirectly। हमने reliability of audit evidence का भी टॉपिक साथ साथ कर लिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था methods to collect audit evidence। ऑडिटर किस मेथड से एविडेंस को कलेक्ट करता है, याद है 7 हथियार ऑडिटर यूज करता है अपने क्या करने के लिए, अपने एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, recalculations, reperformance, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज। ठीक है, ये सभी प्रोसीजर्स करके ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट। ये मेथड्स यूज करके ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक किया था ऑडिट प्रोसीजर। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितने टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, रैप, फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रोसीजर जो ऑडिटर परफॉर्म करता है टू आइडेंटिफाई एंड असेस, दोबारा से, टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बोला जाता है। और इसको ऐसे 315 ऐसे 315 में डिस्कस करते हैं। और ऐसे 500 के बाद हम अपने टॉपिक पे जाए, अपने ऐसे पे जाएंगे, ऐसे 315। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डील करता है ऐसे 330, ऐसे 330, जिसमें 2 टाइप के कंट्रोल्स को डिस्कस किया गया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर। इसको हम 315 और 330 में बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे तो आपकी वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम अपना मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऐसे 500 का, दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अब हम अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फाइनल लेवल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, याद करना है, इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब हम टॉपिक कर रहे हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। किसकी बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। फॉर एग्जाम्पल अब सुनना आप, ये आपका P&L है, क्लियर हुई, P&L है, P&L के अंदर मान लो 2-3 असर्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसकी कुछ अमाउंट आ रही है, क्लियर। एक आपका आ रहा है फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम, क्या आ रहा है, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम। और एक आपका आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या आ रहा है, एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब क्या हुआ, जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं इसके लिए मैनेजमेंट ने एक एक्चुअरी को यूज़ किया है, एक एक्चुअरी को हायर किया है, जिसने इनको प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्यूट कर दिया है, वैल्यू निकाल कर दी है। और लिटिगेशन एंड क्लेम के लिए इन्होंने एक लॉयर हायर किया है, जिन्होंने कंपनी को क्या यूज निकाल कर दी है, प्रोविजन फॉर लिटिगेशन एंड क्लेम निकाल कर दिया है। और डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया है, एक मैकेनिकल इंजीनियर का यूज़ किया है, इन्होंने एक इंजीनियर का यूज़ किया है, जिन्होंने वैल्यू निकाल कर दी है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स बताई है, जिसके बेस पे इनका क्या निकला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर मैनेजमेंट ने, अगर एंटिटी ने, ध्यान से समझना, अगर एंटिटी ने यूज किया है कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, किसको यूज किया, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया है। अगर एंटिटी ने यूज किया है किसको, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर एंटिटी ने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसको यूज किया है, ऑर्गेनाइजेशन को। दोबारा से, अगर एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, दोबारा से, अगर एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया है जिसके पास एक्सपर्टीज है, जिसके पास क्या है, एक्सपर्टीज, जिसके पास क्या है, एक्सपर्टीज इन द फील्ड other than auditing and accounting, दोबारा से, in the field other than auditing and accounting, दोबारा से, in the field other than auditing and accounting, in the field other than auditing and accounting, इसको क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या बोला जाएगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोबारा से, अगर एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, अगर एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया है, कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया है जिसके पास एक्सपर्टीज है, जिसके पास क्या है, एक्सपर्टीज है, जिसके पास क्या है, एक्सपर्टीज है, इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्सपर्टीज है अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। अल्टीमेटली ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में तो हम ही एक्सपर्ट हैं, हमें उस इंफॉर्मेशन को कैसे इवेल्युएट करना है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो एक्सपर्टीज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। पूरी ऑडिट में जब भी हम किसी भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, अभी हम 620 में भी एक्सपर्ट को डिस्कस करेंगे, तो जब भी एक्सपर्ट की बात आएगी, चाहे हम ऐसे 620 की बात कर रहे हैं, चाहे हम ऐसे 520 की बात कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट का मतलब होगा कौन सा एक्सपर्ट, जिसको नॉलेज है अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, जिसको एक्सपर्टीज है अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, क्योंकि ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही एक्सपर्ट होते हैं। तो क्या ऑडिटर इस इंफॉर्मेशन को कैसे इवेल्युएट करेगा, इसके प्रोसीजर्स दिए हुए हैं आपके एसए 500 में। कहाँ दिए हुए हैं, एसए 500 में। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जिसको प्रिपेयर किया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने, तो एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे, आप क्या प्रोसीजर करोगे, टू वेरीफाई
दैट। ऑडिटर ये तो नहीं कह सकता ना कि वी हैव नॉट वेरीफाइड दिस इंफॉर्मेशन एज इट इज इन द फील्ड ऑफ अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। नहीं, ऑडिटर को इसको भी देखना है कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर्स ऑडिटर को करने पड़ेंगे, दैट इज बीइंग डिफाइंड इन एसए 500। अब मैं आपको एक बार अपोलो टायर्स की एनुअल रिपोर्ट्स में दिखाती हूँ। दिखना, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स in whose case the life of asset has been assessed as under based on technical advice taken into account the nature of assets। technical advice ली है इन्होंने, क्या ली है, technical advice। इन्होंने यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स के लिए टेक्निकल एडवाइस ली है, जिसके बेस पे इन्होंने अपना क्या बनाया है, डेप्रिसिएशन। मतलब मैनेजमेंट ने किसका यूज किया है, मैनेजमेंट एंटिटी ने किसका यूज किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का। तो जो डेप्रिसिएशन में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स ली गई है, इस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के लिए ऑडिटर आप क्या प्रोसीजर करोगे, ये हम ऐसे 500 में डिस्कस करेंगे। तो अब हु इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सुनना दोबारा से, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बनाकर दिखाती हूँ। कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनना, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, लॉयर की कोई फर्म भी हो सकती है, लॉयर इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या है, एक्सपर्टीज, जिसको क्या है, एक्सपर्टीज, जिसको क्या है, एक्सपर्टीज इन द फील्ड other than in the field other than auditing and accounting, in the field other than auditing and accounting, क्योंकि auditing and accounting के एक्सपर्ट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं, ठीक है। इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसको किसने यूज किया है, एंटिटी ने। जिसको किसने यूज किया है, एंटिटी ने। क्यों यूज किया है, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों यूज किया है, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और इसको हम कौन से एस्से में डिस्कस करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे एस्से 500 में। इसको हम कौन से एस्से में डिस्कस करेंगे, एस्से 500 में। दोबारा से, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सपर्टीज है इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, जिसको किसने यूज किया है, एंटिटी ने। जिसको किसने यूज किया, एंटिटी ने, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल, और दोबारा से, अगर कोई इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सपर्टीज है इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, अगर इसको यूज करता है कौन, ऑडिटर। अगर इसको यूज करता है कौन, ऑडिटर। क्या करने के लिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसे बोला जाता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। क्या बोला जाता है, ऑडिटर एक्सपर्ट। क्या बोला जाता है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। और इसको हम डिस्कस करेंगे हमारे 620 में। कहाँ डिस्कस करेंगे, हमारे ऐसे 620 में। और ये इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, चाहे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है चाहे ऑडिटर एक्सपर्ट है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। दिस इज द मीनिंग और एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सपर्टीज है, जिसको क्या है, एक्सपर्टीज अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, जिसको एंटिटी यूज कर रही है, जिसको एंटिटी यूज कर रही है इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे बोला जाता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और अगर इसे ऑडिटर यूज करेगा टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, इसे ऑडिटर्स एक्सपर्ट बोला जाएगा। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को डिस्कस करेंगे ऐसे 500 में, ऑडिटर्स एक्सपर्ट को डिस्कस करेंगे ऐसे 620 में। और बहुत ज्यादा अप्रॉक्स 90% सिमिलैरिटीज आपको इन दोनों टॉपिक्स में मिलेंगी। मतलब ऐसे 620, अगर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया तो 90% आपका ऐसे 620 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कंसंट्रेशन से और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। चले आगे, अब पढ़ते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन एज पर एसए 500। अब आ जाइए आप अपने एसए
500 पे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन पढ़िए। एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन पोसेसिंग एक्सपर्टीज, जिसके पास एक्सपर्टीज है इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसके पास क्या है एक्सपर्टीज, कौन सी फील्ड में, अदर देन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, जिसको किसने यूज किया है, एंटिटी ने। किसने यूज किया है, एंटिटी ने। क्यों यूज किया है, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब ये एम्प्लॉय भी हो सकता है और ये एंगेज्ड भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है और एंगेज भी हो सकता है। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ऑडिटर इसके काम पे आंख बंद करके रिलाई नहीं करेगा, ऑडिटर को इस इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस पढ़ो। इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऑडिटर को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ऑडिटर को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो 5 to 10 मिनट्स आप एक बार, हम अपने नोट्स को बाद में रीड डाउन करेंगे, पहले हम कंसेप्ट्स को गो थ्रू। There are 3 steps that the auditor will perform. There are 3 steps that the auditor will perform. सबसे पहला उसको समझो, सबसे पहले उसको समझो, सबसे पहले उसको समझो, सबसे पहले उसको समझो, फिर उसके काम को 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 समझो, फिर समझो कि जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, जो काम किया है वो सही है या नहीं, वो सही है या नहीं, सही है या नहीं। तो कितने स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप्स। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला उसको समझो, पहला उसको समझो, पहला उसको समझो, फिर उसके काम को समझो, फिर उसके काम को समझो, फिर उसके काम को समझो, फिर देखो कि जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। पहले उसको समझो, फिर उसके काम को समझो, फिर देखो कि जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अपना प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनवा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कंप्यूट करने के लिए, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी कंप्यूट करने के लिए उन्होंने मिस्टर एक्स एक एक्चुअरी को हायर किया, मिस्टर एक्स एक एक्चुअरी को हायर किया। पहले आपको देखना है ये मिस्टर एक्स कौन है, इसकी क्या क्वालिफिकेशंस है, कहीं ये कोई क्लाइंट का रिलेटेड तो नहीं है। पहले आपको समझना है मिस्टर एक्स को, फिर आपने किसको समझना है, ग्रेच्युटी इवैल्यूएशन। फिर आपने देखना है कि जो इसने प्रोविजन निकाल कर दिया है वो सही निकाल कर दिया है या नहीं दिया, क्या जो इसने फाइंडिंग्स दी हैं, कंक्लूजन्स दिए हैं वो सही है या नहीं है। तो ऑडिटर आपको ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर आपको कभी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलती है, सबसे पहले उसको समझो, फिर उसके काम को समझो, फिर देखो कि जो उसने काम किया है या सही किया है या नहीं किया। तो सबसे पहले आपको देखना है C2O, क्या देखना है, C2O, क्या देखना है, C2O। उसको समझने में आपने क्या देखना है, C2O, उसकी क्या देखनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। उसकी क्या देखनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। उसके अंदर क्या देखनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। उसके अंदर क्या देखनी है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फिर आपने काम को समझना है, मतलब आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क। फिर आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क। फिर ऑडिटर आपको इवैल्यूएट करना है, क्या इवैल्यूएट करना है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क, कि जो उसने काम किया है वो एप्रोप्रिएट किया है या नहीं किया। तो ऑडिटर आपको ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले आपने देखना है C2O, सबसे पहले आपने क्या देखना है, C2O, क्या उसके अंदर कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं है। कंपिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को आपको इवैल्यूएट करना है। फिर आपको उसके काम को समझना है, मतलब अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट वर्क, आपने उसके काम को समझना है। फिर आपने इवैल्यूएट करना है कि जो उसने काम किया है
वो सही किया है या नहीं किया। तो कंपिटेंस में ऑडिटर आप क्या देखोगे, कंपिटेंस में ऑडिटर आप क्या देखोगे, उसका नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। क्या देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। क्या देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। क्या देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप देखोगे क्या उसके पास एक्चुरियल की डिग्री है या नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या किसी वो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, क्या उसके ऊपर क्या उसके पास डिग्री भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने एक्चुरी को हायर किया है तो क्या उसके पास एक्चुरियल की, क्या वो एक्चुरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मेंबर है या नहीं है। इसमें आप देखोगे उसकी नॉलेज, क्वालिफिकेशन, और आप देखोगे कि उसके पास डिग्री भी है या नहीं है। कैपेबिलिटी में क्या देखोगे, कैपेबिलिटी में आप देखोगे क्या उसके पास एबिलिटी है टू एक्सरसाइज दैट कॉम्पिटेंस, क्या कॉम्पिटेंस को एक्सरसाइज करने की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या उसके पास इनफ टाइम एंड रिसोर्सेज हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके पास इनफ टाइम एंड रिसोर्सेज हैं या नहीं है, इनफ टाइम एंड रिसोर्सेज हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मैं जब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी मेरे पास रिलायंस लिमिटेड मुकेश अंबानी जी आए कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या कर दो ऑडिट। वैसे तो मुकेश अंबानी जी क्यों आएंगे, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स मुझे अपॉइंट करेंगे, बट ऑडिट कमेटी के साथ डिस्कशन हुआ कि क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करोगे। हाँ मैं अकेले मतलब अलोन, मेरा एक आर्टिकल मेरे अंडर रजिस्टर है, मेरे पास बस एक आर्टिकल है, ना मेरे पास इतने ज़्यादा लैपटॉप्स की फैसिलिटी है, ना मेरे पास इतना स्टाफ है कि मैं रिलायंस लिमिटेड की ऑडिट कर पाऊं। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे पास डिग्री तो है, मेरे पास कॉम्पिटेंस तो है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है टू एक्सरसाइज दैट कॉम्पिटेंस, नहीं मेरे पास इनफ कैपेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट उनको आईटी स्पेशलिस्ट नहीं है, उनको आईटी की नॉलेज नहीं है, उनके पास दिशा का सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या वो बैंक की ऑडिट कर पाएंगे। अगर उनके पास आईटी नॉलेज ही नहीं है, उनके पास आईटी एक्सपर्टीज ही नहीं है, और बैंकिंग इंडस्ट्री सब कुछ सीबीएस है, को बैंकिंग सिस्टम है, तो सब कुछ आईटी बेस्ड होता है। अगर आईटी में आपको बिल्कुल स्पेशलाइज नहीं है, ना आपके पास लैपटॉप्स हैं, ना आपके पास लैपटॉप्स जैसे रिसोर्सेज हैं, ना आपके पास कोई ऐसा स्टाफ है जो आईटी स्पेशलिस्ट हो, जो आईटी कंडक्ट करके ऑडिट कर सके, तो आपके पास डिग्री होने से, कंपिटेंस होने से कैपेबिलिटी हो ये जरूरी नहीं है। क्या उनके पास एबिलिटी है टू एक्सरसाइज दैट कंपिटेंस। और ऑब्जेक्टिविटी में ऑडिटर आपको 3 बातें देखनी है कि कहीं वो बायस तो नहीं है, कहीं वो बायस तो नहीं है, कहीं उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं उसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, और तीसरा क्या वो इन्फ्लुएंस में आने वाला तो नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, वो बायस नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारी एक कंपनी है, मान के नहीं प्रैक्टिकली बता रही हूँ, हमारी एक कंपनी है एमडी बायोकोल्स, मान लो सुनील सर को अपॉइंट करना है एज अ फाइनेंस मैनेजर, उनको एज अ फाइनेंस मैनेजर कंपनी में हायर करना है, तो सुनील सर को उन्होंने एज अ फाइनेंस मैनेजर हायर करना है अपनी कंपनी में फॉर अ सैलरी ऑफ मान लो 1 करोड़ पर ईयर, 1 करोड़ एनुअली, 1 करोड़ एनुअली। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मीटिंग। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक डायरेक्टर है, मान के चलो नहीं है, मान लो मनीष जी हैं, वो उनके ब्रदर हैं। अब यहाँ डिसीजन लिया जा रहा है क्या सुनील सर को अपॉइंट करें, क्या सुनील सर को अपॉइंट करें एज अ फाइनेंस मैनेजर। तो मनीष जी का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट उनका आएगा सुनील सर में, क्योंकि आपस में क्या है, ब्रदर्स। तो वैसे ही क्या जो आपका क्या कहते हैं एक्सपर्ट है, क्या उसका क्लाइंट के साथ कहीं कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, फॉर एग्जाम्पल वो डायरेक्टर का सन है, जो भी वो अपना ओपिनियन देगा तो जो जैसे डायरेक्टर कहेगा वो वैसे ही अपना अमाउंट बताकर देगा, उतना प्रोविजन बताएगा जैसे डायरेक्टर कहेगा, तो क्या वो किसी के इन्फ्लुएंस में आने वाला तो नहीं है। तो ऑडिटर आपको C2O चेक करना है, ऑडिटर आपको क्या चेक करना है, C2O कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी। क्या क्या देखना है, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्पिटेंस में आप क्या देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। कॉम्पिटेंस में आप क्या देखोगे, नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कि उसके पास क्या एक्सपर्टीज है। और कैपेबिलिटी में आप क्या देखोगे, एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कॉम्पिटेंस। कैपेबिलिटी में आप
आप क्या देखोगे, एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी में आप क्या देखोगे, एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कॉम्पिटेंस, और ऑब्जेक्टिविटी में आप क्या देखोगे, बीसीआई, वो बायस तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, और क्या वो इन्फ्लुएंस में आने वाला तो नहीं है। अगर वो इन्फ्लुएंस में आने वाला है, वो क्लाइंट का रिलेटेड पार्टी है, क्लाइंट का रिलेटिव है, तो आप उसके काम पे रिलाई नहीं करोगे। इवन ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है। तो हम चले जाएंगे ऐसे 620 में। अब आ जाओ अंडरस्टैंडिंग द वर्क। अब आपको काम को अंडरस्टैंड करना है, तो इसमें ऑडिटर आप क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करोगे। सबसे पहले ऑडिटर आपको देखना है एरिया ऑफ स्पेशलिटी, क्या देखना है, उस एक्सपर्ट की एरिया ऑफ स्पेशलिटी, क्या वो वर्क से मैच भी करती है या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जो एक्चुरियल होते हैं, एक तो वो इंश्योरेंस का देखते हैं, और एक वो देखते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बनाकर देते हैं, और एक वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस कैजुअलिटीज निकाल कर देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको प्रोविजन बनाना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, आपको क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। लेकिन जो मिस्टर एक्स हैं वो स्पेशलाइज है इंश्योरेंस में, उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसका क्या है, लिटिल एक्सपीरियंस। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसका उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको देखना है कि जो इनका एक्सपर्ट है क्या वो उसी एरिया में स्पेशलाइज है या नहीं है। तो आपको उसकी क्या देखनी है, एरिया ऑफ स्पेशलिटी। फिर आपको देखना है क्या उनके ऊपर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्चुरियल की बात करें तो उनके ऊपर एपीएस लगते हैं, एक्चुरियल प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें बताया गया है कि वो कैसे कंप्यूट करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या उस पे कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल तो नहीं है। फिर उन्होंने क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं, उन्होंने क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं, उन्होंने क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं, क्या जो इन्होंने अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं वो जनरली एक्सेप्टेड हैं, जनरली एक्सेप्टेड, और वो एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट भी हैं या नहीं है। ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मैथ, अब क्या होता है ध्यान से सुनना, AS15 भी बोलता है और उनका APS भी बोलता है, एक्चुरियल प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड, कि जब भी AS15 के हिसाब से जब भी आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स कंप्यूट करोगे आपको PCU यूज करना है, प्रोजेक्ट क्रेडिट यूनिट मेथड। क्या यूज करना है, प्रोजेक्ट क्रेडिट यूनिट मेथड। तो क्या जो इन्होंने मेथड यूज किया है क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है या नहीं है, क्या वो FRF के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अजम्पशन यूज की है रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स, लेकिन रिटायरमेंट एज जो जनरली एक्सेप्ट की जाती है इन द कंपनी दैट इज 60 ईयर्स। तो जो इन्होंने रिटायरमेंट एज अजम्पशन लेनी पड़ती है, जो इन्होंने रिटायरमेंट एज ली है वो सही नहीं है। तो आपने देखना है कि देखो अभी मैं आपको एक ना एक्चुरियल रिपोर्ट दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा। एक्चुरियल बहुत सारी अजम्पशंस लेते हैं, ये देखो इन्होंने फाइनेंशियल अजम्पशंस लिए हैं कि डिस्काउंट रेट ये है, सैलरी ग्रोथ रेट ये है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये है। तो आपको देखना है कि जो इन्होंने अजम्पशंस ली हैं क्या वो जनरली एक्सेप्ट और वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो इन्होंने बोला है कि जो हमने मेथड यूज किया है वो AS15 के हिसाब से प्रोजेक्ट क्रेडिट यूनिट मेथड अप्लाई किया है, तो मतलब जो इनका मेथड है वो कंसिस्टेंट है विद एप्लीकेबल एफआरएफ। तो आपको देखना है कि जो इन्होंने अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं क्या वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से कंसिस्टेंट है और जनरली एक्सेप्टेड मार्केट में होते हैं या उस इंडस्ट्री में एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते। क्लियर हुई बात। फिर आपको देखना है कि इन्होंने क्या डाटा यूज किया है। देखो इन्होंने बताया होगा कि हमने ये वाला डाटा यूज किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुरियल कह रहा है कि हमने ये वाला डाटा यूज किया है और समरी ऑफ मेंबरशिप स्टेटस एज द मेंबर डाटा प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, हमने इस डाटा पे वर्क किया है। तो ऑडिटर आपको समझना है कि उन्होंने क्या डाटा यूज किया है, व्हाट द डाटा दे हैव यूज। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, internal and external data what they have used, internal and external data। ये हो गया आपका स्टेप। आपको क्या देखना है कि इन्होंने क्या डेटा यूज किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा, अब ध्यान से समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, हम ऑडिट पे गए थे। अब मैं आपको इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क करवाने से पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और एग्जांपल नहीं है ये रियलिटी है जो मैं अब आपको बताऊंगी। एक बार हम एक कंपनी की ऑडिट पे गए, वी हैव स्पेंड अप्रॉक्स 48 डेज इन दैट ऑडिट। हमारा टारगेट था कि हमें 40 डेज में ऑडिट कंप्लीट करनी है एंड वी हैव टेकन 48 डेज क्योंकि उनकी इंटरिम ऑडिट हो चुकी थी। तो हम जैसे ऑडिट करने गए तो हमने अपना पूरा
सब कुछ चेक कर लिया और हम गए और हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख दी बॉस के आगे, अपने पार्टनर के आगे, साइनिंग पार्टनर के आगे, और पॉइंट्स फॉर अटेंशन हमने रख दिए। तो सर ने देखा कि क्या है, सर ने सारे पॉइंट्स फॉर अटेंशन पढ़ लिए कि सर गो थ्रू हो गए सभी पॉइंट्स फॉर अटेंशन से। फिर क्या हुआ, तो जब सर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी तो सर ने क्या किया, P&L में एक वैल्यू आ रही थी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सर कहते यहाँ कुछ गलती है। सर ने ऐसे सर्कल किया और सर ने कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो वी सेड सर नहीं, हमने पूरी एक्चुअरियल की रिपोर्ट स्टडी की है, तो यहाँ सब कुछ सही था, कोई इशू नहीं है। हमने बिल्कुल एक्चुअरियल की कैलकुलेशंस हमने चेक की हैं और हमने उसी फिगर्स को यहाँ बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ मिस्टेक के चांसेस, मिस स्टेटमेंट के चांसेस सर बिल्कुल भी नहीं है। सर कहते हैं आई एम डेफिनेट, यहाँ गलती है, मेरा चैलेंज है, यहाँ गलती है। सर ने ऐसे किया और जाओ। देन हम दोबारा, हमारी फ्लाइट बुक की गई और देन वी हैव गॉन बैक टू इंदौर। तो हम फिर दोबारा इंदौर गए, इंदौर का क्लाइंट था। तो क्या हुआ, वहाँ मिस्टेक क्या थी, सुनो। हमने तो क्या किया, जो आर्टिकल्स का काम होता है किया हमने गलत, कि हमने क्या किया, एक्चुरियल की रिपोर्ट उठाई और एक्चुरियल की रिपोर्ट में जो फिगर्स आ रही थी हमने देखा कि सेम फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हैं या नहीं आ रही। लेकिन जो डाटा पे उन्होंने वर्क किया था, दैट डाटा वाज इनकम्प्लीट, दैट डाटा वाज इनकम्प्लीट। देयर वर 1000 एम्प्लॉयज इन द कंपनी, एग्जाम्पल्स। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्चुरियल कैलकुलेशन के लिए अपने 700 एम्प्लॉयज की डिटेल दी थी, 300 एम्प्लॉयज की उन्होंने डिटेल ही नहीं दी थी। और एक्चुरियल ने वर्क किया था 700 एम्प्लॉयज के डाटा पे। तो ऑब्वियसली जो उनका प्रोविजन आया था वो काफ़ी कम आ रहा था। और सर ने जब रेशियो एनालिसिस किया कि सैलरी इतनी है, प्रोविजन अप्रॉक्स इतना होना चाहिए, लास्ट ईयर सैलरी इतनी थी, लास्ट ईयर प्रोविजन इतना था, इस साल सैलरी इतनी है, इस साल प्रोविजन इतना था, तो सर ने जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, सर को वहाँ गलती पता चल गई। और हमने बाद में जाकर देखा कि उन्होंने डाटा क्या यूज़ किया है, उन्होंने क्या अजम्पशंस लगाई हैं, वो अजम्पशंस भी जो उन्होंने यूज़ की थी वो भी सही नहीं थी। तो बॉस ने अजम्पशंस पे भी ऐसे किया कि इनकी अजम्पशन सही नहीं है, इनकी अजम्पशन रीजनेबल नहीं है। तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या यूज करता है, सोर्स डेटा। 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 फिर उस पे वो अपनी क्या लगाता है, अजम्पशंस एंड मेथड। उस पे वो अपनी क्या लगाता है, अजम्पशंस एंड मेथड। सबसे पहले क्या यूज करता है, एक्सपर्ट, सोर्स डेटा। उस पे वो अपनी क्या लगाता है, अजम्पशंस एंड मेथड। और फिर वो अपनी क्या देता है, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। फिर वो अपनी क्या देता है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सबसे पहले जो एक्सपर्ट है वो क्या लेता है, सोर्स डेटा। वो क्या लेता है, सोर्स डेटा। सोर्स डेटा पे वो अपनी क्या लगाता है, अजम्पशंस एंड मेथड्स। क्या लगाता है, अजम्पशंस एंड मेथड्स। और फिर वो अपनी क्या सुनाता है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। फिर वो अपनी क्या देता है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। जो सोर्स डेटा है वो कार होना चाहिए। सोर्स डेटा क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए। सोर्स डेटा क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए। सोर्स डेटा कंप्लीट होना चाहिए। सोर्स डेटा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और जो सोर्स डेटा है वो रेलिवेंट होना चाहिए। अब आप एग्जांपल ध्यान से समझना। अगर उन्होंने जो सैलरी की डिटेल दी एक्चुरियल को, टोटल एम्प्लॉयज थे 1000 और डिटेल कितने की दी, 700 एम्प्लॉयज की, मतलब उनका डाटा क्या नहीं था, कंप्लीट नहीं था। उनका डाटा कंप्लीट नहीं था। दूसरा, जो इन्होंने सैलरी दी, जो सैलरी कंप्यूट करने के लिए बेसिक सैलरी देनी थी, इन्होंने बेसिक सैलरी की अमाउंट सही नहीं दी। बेसिक सैलरी की अमाउंट में छेड़छाड़ की। बेसिक सैलरी की जो इन्होंने अमाउंट दी वो एक्यूरेट नहीं दी, वो एक्यूरेट नहीं दी। तो जो इन्होंने सैलरी की फिगर्स दी है वो एक्यूरेट दी है या नहीं दी। एक्चुरियल कैलकुलेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट बनाना था 1920 का, सैलरी की डिटेल दे दी 1819 की, वो रेलिवेंट नहीं है, वो उस पर्पस के लिए रेलिवेंट नहीं है। ऑब्वियसली इतना पुराना डेटा दे दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने डाटा दे दिया 1718 का, इतना पुराना डेटा दे दिया, 2 इयर्स बैक का सैलरी डेटा दिया, तो वो डाटा इस प्रोविजन के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो जो डाटा एक्चुरियल यूज कर रहा है, जो सोर्स डाटा एक्चुरियल यूज कर रहा है, वो कंप्लीट होना
होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए। दोबारा से, जो सोर्स डाटा एक्चुरियल यूज कर रहा है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रेलिवेंट होना चाहिए। ये आप एक्चुरियल की रिपोर्ट देखो, इन्होंने बताया हुआ है कि हमने इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की डिटेल हमें मिली है, उनकी टोटल मंथली सैलरी इतनी है, एवरेज पास्ट ईयर इतनी और एवरेज एज इतनी, तो ये सब फिगर्स उनको कंपनी ने प्रोवाइड की हैं। तो ऑडिटर ये सोर्स डेटा है, ऑडिटर आपको वेरीफाई करना है कि जो ये सोर्स डेटा है वो कंप्लीट है, वो एक्यूरेट है और वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब इस पे वो अपनी क्या लगाते हैं, अजम्पशंस एंड मेथड। इस सोर्स डेटा पे वो अपनी क्या लगाते हैं, अजम्पशंस एंड मेथड। मान लो इन्होंने डिस्काउंट रेट ले लिया 8% और डिस्काउंट रेट मान लो चल रहा है 7%, तो आपको लगेगा जो इन्होंने डिस्काउंट रेट लिया है वो सही नहीं है, जो इन्होंने मोर्टेलिटी रेट्स लिए हैं फॉर एग्जांपल वो सही नहीं है। और अगर इन्होंने रिटायरमेंट एज ली होगी, इन्होंने रिटायरमेंट एज ली फॉर एग्जांपल 65 ईयर्स, लेकिन रिटायरमेंट एज मान लो 60 ईयर्स है, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो इन्होंने अजम्पशंस ली हैं वो सही नहीं है, जो इन्होंने क्या ली हैं, अजम्पशंस ली हैं वो सही नहीं है। फिर ऑडिटर आपको चेक करना है कि जो इन्होंने अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज़ किए हैं, फिर ऑडिटर आपको चेक करना है कि जो इन्होंने अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज़ किए हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल है या नहीं है। वो रेलिवेंस और रीजनेबलनेस आपको उसकी चेक करनी है कि वो रीजनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्होंने रिटायरमेंट एज ली 65 ईयर्स, जो थी 60 ईयर्स, तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, जो इन्होंने अजम्पशंस लिए हैं वो रीजनेबल नहीं है। दूसरा, इन्होंने प्रोजेक्ट क्रेडिट यूनिट मेथड यूज नहीं किया, जो एज पर AS 15 यूज करना चाहिए, तो आपको लगेगा कि जो इन्होंने अजम्पशंस लिए हैं वो रीजनेबल नहीं है। तो ऑडिटर आपको देखना है कि जो इन्होंने अजम्पशंस और मेथड्स लिए हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं है। फिर वो देता है एक्चुरियल अपनी कैलकुलेशंस, फिर उसने अपनी क्या दी, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स। तो ऑडिटर आपको देखना है कि वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है, वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है या नहीं है। अब ऑडिटर ये कैसे वेरीफाई करेगा, क्योंकि ऑडिटर को भी तो इस एरिया की नॉलेज नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑडिटर अपने एक्सपर्ट का यूज़ करता है और वो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर कुछ है उसको यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें वो क्या देखेगा, इसमें वो देखेगा कि जो इन्होंने फाइंडिंग एंड कंक्लूजन दिए हैं क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। अगर ऑडिटर के पास कोई अदर ऑडिट एविडेंस है क्या वो उससे कंसिस्टेंट है या नहीं है, और क्या मैनेजमेंट ने इसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है या नहीं दिखाया। ये फिगर्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और P&L में जानी चाहिए, क्या यही फिगर्स उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और P&L में कैरी की है या नहीं की। तो आपको देखना है कि जो उन्होंने कंक्लूजन दिए हैं क्या उसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट भी किया है या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स इंजीनियर ने बताई थी 10 ईयर्स और आपने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए ले ली 20 ईयर्स, तो क्या आपने उसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया, नहीं किया। तो आपको देखना है क्या जो इनके फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है वो एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रही। और दूसरा आपको देखना है क्या ये कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंसेस, क्या ये कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंसेस। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो हर साल ईच ईयर जो इनकी सैलरी का अप्रॉक्स 15% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बनता है। अप्रॉक्स मान के चलो ऑडिटर ने रेंज बनाई है कि अप्रॉक्स 15 to 20% इनका क्या बनता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बनता है। सैलरी का अप्रॉक्स 15 to 20% रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन बनता है। तो एज एन ऑडिटर आप देखो क्या इस साल भी अप्रॉक्स 15-20% के बीच में इनका प्रोविजन आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल इस बार इनका प्रोविजन आ रहा है सिर्फ 5% ऑफ द सैलरी, तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ तो कुछ गलत है। और या फिर ऑडिटर आप एज्यूम कर लो कि सभी एम्प्लॉय 31 मार्च को रिजाइन हो जाएं तो कितना प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, तो वो उससे कुछ कुछ मैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ऑडिटर को 5% लगा और लेकिन हमेशा जो बनता था दैट वाज सभी इंडस्ट्री में प्रिवेल होता है 15 to 20%, उस इंडस्ट्री में प्रिवेल होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का प्रोविजन 15 to 20% ऑफ सैलरी। और एंटिटी का भी हमेशा लास्ट 10 ईयर से जो प्रोविजन बन रहा था ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट्स दैट इज अप्रॉक्स 50 to 20% ऑफ सैलरी, लेकिन इस बार जो इनका प्रोविजन है वो 5% ऑफ सैलरी है।
तो देयर इज ए वाइड वेरिएशंस, तो ऑडिटर आपको लगेगा कि ये अदर ऑडिट एविडेंस से कंसिस्टेंट नहीं है, तो इवन ऑडिटर इसके काम को और इवेल्युएट करेगा और इवन वो अपने एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है। तो ऑडिटर आपको क्या प्रोसीजर्स करने हैं टू इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, टू इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। सबसे पहले ऑडिटर आपको क्या देखना है कि जो सोर्स डाटा उन्होंने यूज किया है वो कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलिवेंट है या नहीं है। जो सोर्स डेटा इन्होंने यूज किया है वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है, रेलिवेंट है या नहीं है। जो अजम्पशंस एंड मेथड्स इन्होंने यूज किए हैं वो आर रेलिवेंट और रीजनेबल हैं या नहीं है। और जो फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स उन्होंने दिए हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल होने चाहिए। और ऑडिटर देखेगा कि वो कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, और क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया। तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स दैट ऑडिटर विल परफॉर्म टू इवैल्यूएट द एक्सपर्ट्स वर्क। सबसे पहले C2O, वो उसकी क्या देखेगा, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। क्या देखेगा, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। फिर वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द वर्क। फिर वो इवेल्युएट करेगा वेदर द वर्क इज बी एप्रोप्रिएटेड, वेदर द वर्क इज एप्रोप्रिएट और नॉट। तो इसके लिए वो क्या करेगा, अब हम अपने बुक से इसको गो थ्रू करते हैं फटाफट। और इसकी नोटिंग आपको बिल्कुल ऐसे 500 की नोटिंग में आपको मिल जाएगी, मिल गई। देखो, इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, इवेल्युएट तो फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट, रीजनेबल, कंसिस्टेंट विद अदर, ठीक है, और रेलिवेंट, रीजनेबल, रेलिवेंट कार होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसकी बिल्कुल नोटिंग मिल जाएगी। अब हम एक बार इसको अपनी बुक से रीड डाउन करते हैं। व्हाट the auditor, how the auditor will evaluate the management expert work। सबसे पहले ऑडिटर 3 स्टेप्स करेगा। वो क्या देखेगा, C2O, competence, capability, objectivity। क्या देखेगा, competence, capability, objectivity। बिल्कुल आप यहाँ लिख लो, उसको समझेगा, उसके काम को समझेगा, जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया। और दूसरा स्टेप वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। दूसरा स्टेप वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। और तीसरा इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट वर्क। फिर वो देखेगा कि जो उसने काम किया है वो सही किया है या नहीं किया, और उसको डिटेल में कहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, इन द नेक्स्ट चार्ट। लेकिन अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहले आपको ये 3 पॉइंट्स एज इट इज नोट डाउन करने हैं, और उसके बाद आपको जो चार्ट में आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे आंसर करना है जब भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए। चलो, व्हाट इज कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखेगा, कंपिटेंस में वो देखेगा नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, और यहाँ देखेगा एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कंपिटेंस, वेदर ही हैज एबिलिटी टू एक्सरसाइज दैट कंपिटेंस। और इसमें ऑब्जेक्टिविटी में क्या देखेगा, पॉसिबल बायस तो नहीं होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मतलब वो क्या देखेगा, BCI, बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और वो इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स नहीं होना चाहिए। अब ये वाला सुनो, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये रह गया था कि एक ऑडिटर को C2O का पता करना है, ऑडिटर को C2O का पता करना है, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी का पता करना है। तो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां से ऑडिटर को C2O की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जहां से ऑडिटर को C2O की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऐसे कौन से प्रोसीजर हैं जिससे ऑडिटर को C2O की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये तो मुझे आप ही बताओगे। अगर मान लो आपको CA फाइनल की ऑडिट की क्लास लेनी है तो आप कहाँ से पता करोगे कि मैं कौन से टीचर से क्लास लूँ। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। अगर आपने किसी से इंटर में क्लास ली थी और आपको उनकी क्लास बहुत अच्छी लगी थी तो आप ऑब्वियसली फाइनल में उसके पास जाओगे। दूसरा, आप अपने सीनियर से पूछोगे, आप अपने सीनियर से पूछोगे कि हाँ जी बताओ ऑडिट में कौन चल रहा है आजकल, किसकी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, जो कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो आप उनसे पूछोगे, डिस्कस करोगे, हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट। डायरेक्टली जाकर टीचर से पूछ लो, हाँ जी बताओ आप कैसे पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का वे क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्लास लेने से पहले स्टूडेंट्स मेरे को कॉल करते हैं पूछने के लिए, मैम बताओ कैसे पढ़ाओगे, क्या होगा क्लास में कवर, तो सब कुछ वो डिस्कस करते हैं। मतलब डिस्कशन विद डायरेक्टली विद एक्सपर्ट, आप डायरेक्टली जाकर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करोगे, ठीक है। और अगर उसने कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं, आप उनके जैसे यूट्यूब्स वगैरह, तो आप उनके कोई पब्लिश पेपर या बुक्स हैं
और जिसे वो बताते हैं हम सीए हैं, हमारे पास सीएस की भी डिग्री है, ये भी है, कुछ भी समथिंग लाइक दैट, तो उनकी क्वालिफिकेशन देखोगे, उनकी नॉलेज देखोगे, उनका एक्सपीरियंस देखोगे, क्लियर। तो आपको कहाँ कहाँ से क्लाइंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको कहाँ कहाँ से क्लाइंट की C2O की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रीवियस पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर प्रीवियस वर्क, ठीक है। डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डायरेक्टली जाकर एक्सपर्ट से पूछ लो। डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, आप उनके साथ डिस्कस करो, हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, ठीक है। और नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, क्वालिफिकेशन, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो किसी मेंबरशिप, उनके पास कोई मेंबरशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी मेंबरशिप होती है, ठीक है। पब्लिश पेपर्स और बुक्स, अगर उन्होंने कोई बुक्स वगैरह लिखी हैं आप उसको देख लो। ऑडिटर्स एक्सपर्ट यहाँ लिख लो, इफ एनी, अगर उनका खुद का, अगर आपका खुद का आपने कोई ऑडिटर एक्सपर्ट रखा है, अगर आपने खुद का कोई ऑडिटर एक्सपर्ट रखा है टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो आप अपने एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हो और आप अपना एक्सपर्ट ऐसे 620 में रखोगे, आप अपना एक्सपर्ट ऐसे 620 में लोगे, ठीक है। चलो समझ आई बात। उसके बाद ऑडिटर आपको काम को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है एक्सपर्ट्स वर्क, फिर आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है एक्सपर्ट वर्क। अब आपको देखो, आपको देखनी है एरिया ऑफ स्पेशलिटी विद इन द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि एक्चुरियल इंश्योरेंस के भी हो सकते हैं और एक्चुरियल रिटायरमेंट बेनिफिट्स के भी हो सकते हैं। आपको कंप्यूट करवाना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स का लिटिल एक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपर्टीज है इंश्योरेंस में, तो आपको देखना है क्या जो वर्क करवा रहे हैं क्या वो उसी एरिया में स्पेशलाइज है या नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल अदर स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं या नहीं है, एप्लीकेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुरियल पे एक्चुरियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने APS बनाए हुए हैं, एक्चुरियल प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड्स, वो उनके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स उन्होंने यूज़ किए, क्या वो जनरली एक्सपर्ट एक्सेप्टेड होते हैं उस फील्ड में, और क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट भी हैं या नहीं है, जैसे प्रोजेक्ट क्रेडिट यूनिट मेथड, ठीक है। और उन्होंने क्या डाटा यूज़ किया है, उन्होंने क्या डाटा यूज़ किया है, ठीक है। अब आ जाइए इवेल्युएटिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। अब आपको इवेल्युएट करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। सबसे पहले ऑडिटर आपको क्या देखना है कि जो इन्होंने फाइंडिंग एंड कंक्लूजन दिए हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल हैं या नहीं है, क्या वो कंसिस्टेंट हैं विद अदर ऑडिट एविडेंस, और क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है या नहीं, क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है या नहीं। क्या ये पॉइंट हो गया आपका फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, रेलिवेंट और रीजनेबल, कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, और उसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया है या नहीं। क्या जो अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज किए हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल हैं या नहीं है, और जो सोर्स डेटा यूज किया है वो कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलिवेंट है या नहीं है। ये प्रोसीजर्स ऑडिटर आप परफॉर्म करोगे टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दोबारा से लास्ट टाइम मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको देखना है C2O, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका मेंबरशिप, क्या वो कोई प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, अगर उसने कोई पब्लिश बुक्स और पेपर किए हैं, और या फिर आपका ऑडिटर एक्सपर्ट इफ एनी। फिर उसके बाद ऑडिटर आपको उसके काम को अंडरस्टैंड करना है। इसमें ऑडिटर आप देखोगे उसके एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है, क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है या नहीं है। फिर आपको देखना है कि उसने क्या इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा यूज़ किया है, और उसने क्या अजम्पशंस एंड मेथड यूज़ किए हैं, क्या वो जनरली एक्सेप्ट होते हैं उस फील्ड में, और क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है, रीजनेबल भी है या नहीं है। फिर ऑडिटर आपको क्या देखना है, आपको देखना है इवैल्यूएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। इसमें 3 स्टेप्स हैं। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, रेलिवेंट एंड रीजनेबल। दोबारा से फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, रेलिवेंट एंड रीजनेबल। इसमें आप क्या देखोगे कि वो कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस, और क्या उसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया है या नहीं। क्या दूसरा आप क्या देखोगे कि जो इन्होंने अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज की हैं वो रेलिवेंट और रीजनेबल है या नहीं है। और तीसरा आप क्या देखोगे, जो इन्होंने सोर्स डाटा यूज किया है वो कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलिवेंट है या नहीं है। These are the procedures auditor will perform to evaluate the work of management expert. अब आ जाइए entry of audit procedure in case of information being used प्रोड्यूस्ड यूजिंग वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इस पे क्वेश्चन क्या आता है, तो मैं आपको रेड पेन से लिख रही हूँ, ध्यान से लिखना। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग NTE of audit procedure for evaluation of management expert.
for evaluation of management expert. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. क्वेश्चन समझना, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो आपको टॉपिक के पॉइंट्स इजीली समझ आ जाएंगे. क्वेश्चन क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि ऑडिटर कितने प्रोसीजर करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करने के लिए. दोबारा से कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो भी हमने पढ़ा ना, C2O देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अप्रोप्रिएटनेस देखेगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि उसको को चेक करने के लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा या काम कम करना पड़ेगा, उसको काम कैसे करना पड़ेगा, उसका एंट्री ऑफ प्रोसीजर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा जब वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करेगा. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. दोबारा से, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट. मतलब ऑडिटर कितने प्रोसीजर करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करने के लिए. वो ज्यादा प्रोसीजर्स करेगा या कम प्रोसीजर करेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर जो मैटर है उसमें आरएमएम बहुत ज़्यादा है तो ऑडिटर को ऑब्वियसली वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा. अगर आरएमएम कम है तो ऑडिटर प्रोसीजर कम भी कर सकता है. तो ऐसे कौन से प्रोसीजर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करने के लिए खुद प्रोसीजर ज़्यादा करेगा या प्रोसीजर कम करेगा. ठीक है, अब आ जाइए. सबसे पहले नेचर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर. अगर मैटर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और उसका नेचर ऐसा है तो ऑडिटर को ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. अगर उस मैटर में आरएमएम बहुत ज़्यादा है तो ऑडिटर आपको ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे. अगर अल्टरनेटिव सोर्स से आपके पास कोई एविडेंस अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ऑडिटर इसको अल्टरनेटिव वे में चेक कर सकता है. फॉर एग्जांपल ये सेम केस का डिसीजन पहले आया हुआ है और ऑडिटर को पता है उसने किसी और एंटिटी की ऑडिट की थी तो सेम केस वहाँ भी था और वहाँ इतना प्रोविजन बना था, सेम वही केस है तो उसको परसेंटेज वगैरह सब पता है, तो उसके पास अल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंसेस अवेलेबल है तो वो उसके काम को कम चेक करेगा क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंस अवेलेबल है. नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट वर्क. क्या जो वो काम कर रहा है उसके काम का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इन्होंने एक लॉयर हायर किया है जो इनके लिए केस लड़ रहा है, इनके लिए केस लड़ रहा है, दूसरा जो इनको ओपिनियन देगा कि ये केस हारेंगे या केस जीतेंगे. अगर इन्होंने एक ऐसा लॉयर हायर किया है जो केस लड़ रहा है तो अगर कभी भी लॉयर केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया जाता है, हायर किया जाता है, वो हमेशा क्लाइंट के फेवर में बोलेगा. अगर आपको पता हो लॉयर अगर मर्डरर का भी केस लड़ रहा है ना, तो अगर उसको पता भी है ना कि इसने मर्डर किया फिर भी वो कहेगा कि इसने मर्डर नहीं किया, इसने मर्डर नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए लड़ रहा है. तो अगर वो केस लड़ने के लिए अपॉइंट हुआ है तो वो हमेशा क्लाइंट के फेवर में बोलेगा. तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. लेकिन अगर वो ओपिनियन देने के लिए है कि केस हारेंगे या केस जीतेंगे तो वो आपके लिए एडवाइस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंट किया है तो वो आपके लिए रेलिवेंट है. तो आपको देखना है कि लॉयर को किसके लिए अपॉइंट किया है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव, जिस मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है. अगर वो आपका पर्पस ही सॉल्व नहीं करता तो वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं हो. तो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क. अगर वो वेदर ही इज एम्प्लॉई और एंगेज, वो एम्प्लॉई है या एंगेज है. अगर वो एम्प्लॉई है तो आप उसके काम पे ज़्यादा रिलाई नहीं करोगे और अगर वो एंगेज है तो आप उसके काम पे रिलाई कर सकते हो. ठीक है. मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ. अगर मैनेजमेंट उसको दबाव में ला सकती है, अगर मैनेजमेंट उसको दबाव में ला सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जो एक्चुरियल अपॉइंट किया रिलायंस लिमिटेड ने, रिलायंस लिमिटेड की 80 सब्सिडरीज हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड की 80 सब्सिडरीज हैं, रिलायंस लिमिटेड की 80 सब्सिडरीज हैं, 80 सब्सिडरीज हैं. आप सब्सिडरी का कोई रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट कर रहे हो, आपके पास रिलायंस लिमिटेड की भी एक्चुअरी आप ही एक्चुरियल कैलकुलेशन आप ही कर देते हो. अब आपको रिलायंस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं. आपको भी डर है कि अगर मेरी ऑडिट गई, अगर मैंने इनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो मेरे से रिलायंस लिमिटेड की भी एक्चुरियल कैलकुलेशन चली जाएगी. तो वो आपको
आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं, तो आप उनके काम पे ज़्यादा रिलाई नहीं करोगे। इवन इस केस में ऑडिटर को अपने एक्सपर्ट को भी हायर करना पड़ सकता है। तो क्या मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल और या इन्फ्लुएंस कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर वो बिल्कुल बेझिझक होकर काम कर रहा है, उसको कोई दबाव में नहीं ला सकता, तो ऑब्वियसली आप उसके काम पे ज़्यादा रिलाई करोगे। क्या उसके ऊपर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं और हमें अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, और हमारे ऊपर भी लॉ के प्रोविजंस लगते हैं। तो क्या जो काम वो कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं, जैसे हमारे ऊपर पी लगता है, ठीक है? तो क्या उसके ऊपर भी कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है? जैसे एक्चुरियल के ऊपर एक्चुरियल प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, तो क्या उसके ऊपर भी कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी, एंटिटी के खुद के क्या कंट्रोल्स हैं उसके काम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्चुरियल को सैलरी जाती है कंप्यूटेशन के लिए, तो क्या होता है, पहले सैलरी कंप्यूट करता है एचआर डिपार्टमेंट वाले, पहले सैलरी कंप्यूट करते हैं एचआर डिपार्टमेंट वाले, एचआर डिपार्टमेंट वाले सैलरी कंप्यूट करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देते हैं, एक ऑथराइजेशन यहाँ होती है, फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंट्स हेड उस सैलरी को ऑथराइज करता है कि आपको एक्चुरियल कैलकुलेशन के लिए जब भेजनी है लास्ट में, और फिर उसके बाद एमडी उस पे साइन करते हैं। जैसे ही एमडी ने साइन किया, फिर ये रिपोर्ट एक्चुरियल पे जाती है, और एक्चुरी पे जब ये रिपोर्ट जाती है तो वो एक्चुरियल से कम्युनिकेट करते हैं, बताओ आपके पास कितने एम्प्लॉइज की डिटेल आई है, तो वो एक दूसरे से वेरीफाई करते हैं कि सही डिटेल है या नहीं है। अगर एंटिटी के बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं उस वर्क पे, तो ऑब्वियसली आप उनके काम पे रिलाई कर लोगे। अगर एंटिटी के खुद कोई कंट्रोल्स नहीं है, कोई भी सैलरी भेज देता है सिस्टम के थ्रू, तो आपको लगेगा कि हाँ इनके खुद के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है। अगर उनका खुद के कैसे कंट्रोल्स हैं, अगर एंटिटी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑडिटर आप उसके काम पे रिलाई कर सकते हैं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स फील्ड, आपको खुद उस एरिया की कितनी नॉलेज है। अगर आपको खुद ही नॉलेज नहीं है, इवन ऑडिटर को एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, ऑडिटर्स एक्सपर्ट हायर करते हैं, और फिर आपका खुद उस वर्क पे प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट, आपका खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपने पहले इस एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट किया था, तो आपको था कि इसने बिल्कुल सही काम किया, कोई भी गलती नहीं है, तो आप इस बार काम कम भी कर सकते हो। लेकिन पिछली बार इतनी मिसस्टेटमेंट्स मिली थी कि इसने जो भी एजम्पशंस लगाई थी, कोई भी एजम्पशन सही नहीं थी, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं है, तो आप इसके काम को ज़्यादा इवैल्यूएट करोगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करने के लिए खुद के एंटी ऑफ प्रोसीजर्स कितने रखेगा? सबसे पहला आरएमएम कितना है, नेचर एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, जो एक्सपर्ट काम कर रहा है उसका नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। आपका खुद का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है उसके साथ, क्या आपको खुद नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंस अवेलेबल है, वो एम्प्लॉय है या एंगेज है, क्या वो मैनेजमेंट के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, एंटिटी के खुद के कंट्रोल्स कैसे हैं, क्या उसके ऊपर कोई टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं लगते। तो ये फैक्टर्स आपको इफेक्ट करेंगे डिसाइड करने के लिए कि आपको उसको इवैल्यूएट करने के लिए कितने एंटी ऑफ प्रोसीजर्स करने हैं। ये हुआ आपका खत्म मैनेजमेंट एक्सपर्ट का टॉपिक। हमने 3 टॉपिक पढ़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट में। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सपर्टीज है इन द फील्ड अदर देन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, जिसका वर्क यूज करती है एंटिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क को ऑडिटर कैसे इवैल्यूएट करेगा। 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स। C2O कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटीज, 3 स्टेप्स कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे ऑडिटर को C2O की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क। 4 पॉइंट्स, एरिया ऑफ स्पेशलिटी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, असम्पशंस एंड मेथड, और उसने क्या इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा यूज किया है। एंड द लास्ट स्टेप इवैल्यूएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। 3 स्टेप्स, इसके भी 3 स्टेप्स। सबसे पहला सोर्स डेटा, कंप्लीट, एक्यूरेट, रेलिवेंट। दूसरा assumptions एंड मेथड, रेलिवेंट एंड रीजनेबल। और लास्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, रेलिवेंट और रीजनेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, और उसको एप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट किया होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग द एक्सपर्ट्स वर्क या मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएटिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क। क्लियर हुई बात? अब आ जाइए अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद ही हम स्टोरी पर जाएंगे। क्लियर हुई? फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चंस, आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। गैप लिमिटेड possesses some investment for which there is no ready market।
ठीक है, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है जिनकी कोई रेडी मार्केट नहीं है। एंड टू असेस इट्स फेयर वैल्यू इट हायर्स एन एक्सपर्ट। किसने हायर किया एक्सपर्ट को? जी लिमिटेड ने। अगर एक्सपर्ट को जी लिमिटेड ने हायर किया है तो मतलब ये क्या हो गया? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ विच इट कैन यूज इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने क्यों यूज किया ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी स्टेट द मैटर्स विच मे अफेक्ट द एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय यू इन दिस केस। कि मतलब ऑडिटर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करने के लिए कितने एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा। अभी तो हमने किया है, इसमें हम स्टोरी करेंगे रामू वाली। लिख लो, रामू वाली रामू वाली रामू वाली। क्लियर हुई बात? सेकंड क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी। याद है इंक्वायरी? सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है, फॉरल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, इनसाइड द एंटिटी भी हो सकती है, आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। इवेल्युएटिंग रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज को इवेल्युएट करना भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। रिस्पॉन्सेज से आपको दो टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉट प्रीवियसली प्रोसेस्ड और कॉरबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अगर कभी भी रिस्पॉन्सेज और अदर इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस आ जाए, इनकंसिस्टेंसी आ जाए, तो ऑडिटर आपको मॉडिफाई और एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। और कुछ मैटर्स के केस में ऑडिटर आप मैनेजमेंट से WR भी ले सकते हो इन केस ऑफ ओरल इंक्वायरी। तो आप लिख दोगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्वायरी पे, बिल्कुल लिख दोगे। चलो, ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस इन परफॉर्मिंग कंप्लायंस एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ऑडिटर कैसे ऑब्टेन करेगा एविडेंस, ऑडिटर क्या हथियार यूज करेगा, इसमें हम स्टोरी करेंगे सपना चौधरी वाली। कौन सी स्टोरी करेंगे? सपना चौधरी वाली। याद है? इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, क्लियर, रिकैलकुलेशंस, रीपरफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशंस, ये प्रोसीजर्स करेंगे। चलो, असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कौन से एविडेंस ज्यादा रिलायबल होते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्स से मिले हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, डायरेक्टली मिले हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिलायबल होंगे, इंटरनल कंट्रोल्स आर गुड देन इंटरनल एविडेंस विल बी रिलायबल, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन ओरल। लिख दोगे, कुछ भी नहीं था। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, Y Limited engaged an actuary to ascertain its employee cost, gratuity and leave encashment liabilities. As the auditor of Y Limited, you'd like to use the report of actuary as an audit evidence, and for this purpose, auditor is required to evaluate the competence, capability, objectivity. मतलब auditor को expert के काम को use करना है, जिसके लिए उसको evaluate करनी है C2O. What are the sources from where the information about competence, capability, objectivity? आपको C2O के कहाँ से information मिल सकती है? Personal experience, उसका knowledge, qualification, discussion with that expert, discussion who are familiar with that expert, published papers or books. ठीक है, तो आपको यहाँ से इसकी information, auditor, expert if any, तो आप कर लोगे, कुछ भी नहीं था। 6th question, 7th question, 8th क्वेश्चन, दीज आर जस्ट सिमिलर क्वेश्चन। सो मैं फटाफट आपको रीड करवा के अब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी। यहाँ प्रेजेंटेशन दिखाने की रिक्वायरमेंट है, पढ़ना। द ऑडिटर ऑफ SS लिमिटेड, पहले हम तीनों क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको रीड डाउन करवाऊंगी। मतलब आपको मैं PM से शॉर्ट, PM मतलब क्या है सुन लो। न्यू स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, न्यू कोर्स वाले, कि मैम ये PM क्या है, मैम ये PM क्या लिखा हुआ आ रहा है। देखो PM क्या लिखा हुआ है, जो ओल्ड का PM है वो आपके लिए भी रेलिवेंट है, जो चैप्टर 1 का ओल्ड का PM है वो आपके लिए भी रेलिवेंट है, क्योंकि उसमें सभी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर भी सेम एप्लीकेबल हैं जैसे ओल्ड वाले के। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए PM बहुत हेल्पफुल है, तो आपको प्रैक्टिसिंग मैनुअल को डाउनलोड करना है, और रेफरेंस के लिए भी आप उसको रेफर कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चंस के लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 PM, तो आपको इजी हो जाएगा इसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए। द ऑडिटर ऑफ SS लिमिटेड एक्सेप्टेड द ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इशूड बाय क्वालिफाइड एक्चुअरी. However, auditor noticed that the retirement age adopted is 65 years as against the existing retirement age is 60 years. The company is considering a proposal increase retirement age. Comment. ठीक है, अब आ जाइए एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन। LNK Group gratuity schemes valuation by actuary shows wide variation compared to the previous year figures. As an auditor, how would you deal with the following case? ठीक है, next question. जेड लिमिटेड हैड अपॉइंटेड एन आउटसाइड एक्सपर्ट। जेड लिमिटेड ने एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया है, दोनों केस में एक्चुअरी अपॉइंट किया था या एक्सपर्ट अपॉइंट किया, एक ही बात है। टू असेस एक्रूड ग्रेच्युटी लायबिलिटी ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द सेट रिपोर्ट द कंपनी प्रोवाइड्स 80 लाख एज ग्रेच्युटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑडिटर विल परफॉर्म? अब देखो, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मैं आपको PM दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कभी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना होता है। अगर कभी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना होता है, फटाफट देखते हैं। PM सॉरी,
PM, chapter 1, and the question number 44. Yeah, question number 19. Question number 19. Question number 19. फटाफट आ जाइए क्वेश्चन नंबर. द ऑडिटर ऑफ एसएस लिमिटेड प्रिपेयर द ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट इशूड. सेम क्वेश्चन अभी हमने रीड डाउन किया. देखो सबसे पहले आपको ये 3 स्टेप्स लिखने हैं. सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं, एज इट इज इन 3 स्टेप्स को नोट डाउन करना है. कभी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए, कभी भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले लिखना है C2O, फिर अंडरस्टैंडिंग द वर्क, इसको एज इट इज नोट डाउन करना है. देखो इन्होंने कैसे किया, एज पर ऐसे 500. आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, C2O, अंडरस्टैंडिंग द वर्क, और उसके बाद इवेल्युएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क. फिर ऑडिटर आपको क्या लिखना है कि कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप C2O की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो. पर्सनल एक्सपीरियंस, डिस्कशन विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद दैट एक्सपर्ट, नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, पब्लिश्ड पेपर और बुक्स रिटन बाय दैट एक्सपर्ट. फिर उसके बाद आपको देखना है अंडरस्टैंडिंग में, आपने देखना है कि उन्होंने क्या अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज की हैं, क्या उनके ऊपर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगते हैं या क्या उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगते हैं या नहीं लगते. और उसके बाद ऑडिटर आपको इवेल्युएट करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क. तो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क में आप क्या लिखोगे, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, क्या वो कंसिस्टेंट है विद अदर ऑडिट एविडेंस और क्या उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया है या नहीं, क्या उन्होंने क्या अजम्पशंस यूज की हैं, क्या वो रेलिवेंट और रीजनेबल हैं या नहीं है. और उसके बाद क्या जो सोर्स डेटा यूज किया है वो कार होना चाहिए, कंप्लीट, एक्यूरेट और रेलिवेंट होना चाहिए. तो आपको एज इट इज ये चार्ट नोट डाउन करना है. दोबारा से आपको एज इट इज ये चार्ट नोट डाउन करना है. सबसे पहले 3 स्टेप्स लेके, फिर सोर्सेज लेके, सोर्सेज लिखने के बाद आपने लिख देना है एरिया ऑफ स्पेशलिटी, assumptions and methods, और उसके बाद आपने लास्ट में क्या लिखना है, इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क. तो मैं बोल सकती हूँ कभी भी ऐसे 500 के मैनेजमेंट एक्सपर्ट का क्वेश्चन आए, पहले आपको ये 3 स्टेप्स लिखने हैं. 3 स्टेप्स के बाद आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग द वर्क के ये कोमा लगाकर आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क को तो आपको ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने हैं. ये आपके मैनेजमेंट एक्सपर्ट के क्वेश्चंस खत्म हो गए. अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी पे. सेम एज इट इज आंसर ही आपको 44 नंबर मिलेगा. अगर कहो तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44. तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स, फिर कौन कौन से आपको कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिया. फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एक्सपर्ट वर्क में अजम्पशंस एंड मेथड्स वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया. फिर इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क में वही आपका फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, वही आपके अजम्पशंस एंड मेथड्स और वही आपका सोर्स डेटा. तो आपको वही चार्ट को एज इट इज बनाना है, आपको वही चार्ट को एज इट इज बनाना है. ये खत्म हुआ आपका एसए 500. अब हम एसए 500 की स्टोरीज पे चलते हैं. अब किस पे चलते हैं, एसए 500 की स्टोरीज पे. मेथड्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस. फर्स्ट स्टोरी किसकी कर रहे हैं, मेथड्स टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस. कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस. आपका टॉपिक नंबर देख लो जो भी है, मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस. सपना चौधरी वाली, कौन सी, सपना चौधरी वाली, कौन सी, सपना चौधरी, सपना चौधरी वाली, कौन सी, सपना चौधरी वाली. कौन सी स्टोरी करेंगे, सपना चौधरी वाली. मेथड टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, सपना चौधरी वाली. कौन सी स्टोरी है, सपना चौधरी वाली. अब आ जाओ. एक ऑडिटोरियम में ना सपना चौधरी के डांस की परफॉर्मेंस थी. एक ऑडिटोरियम में ना सपना चौधरी के डांस की क्या थी, परफॉर्मेंस. एक ऑडिटोरियम में सपना चौधरी के डांस की क्या थी, परफॉर्मेंस. गेट पे कौन खड़ा था, इंस्पेक्टर. गेट पे कौन खड़ा था, 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 इंस्पेक्टर. गेट पे कौन खड़ा था, इंस्पेक्टर. गेट पे कौन खड़ा था, गेट पे कौन खड़ा था. एक ऑडिटोरियम में सपना चौधरी के डांस की परफॉर्मेंस थी. गेट पे कौन खड़ा था, 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 इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर से इंस्पेक्शन. गेट पे कौन खड़ा था, गेट पे कौन खड़ा था,
गेट पे कौन खड़ा था, गेट पे कौन खड़ा था और ऑडियंस अंदर जा रही थी, तो उस सबकी टिकट को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व, टिकट को क्या कर रहा था, 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 ऑब्जर्व, टिकट को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व, और अंदर जाने की क्या दे रहा था, कंफर्मेशन, अंदर जाने की क्या दे रही थी, कंफर्मेशन। दोबारा से, गेट पे कौन खड़ा है, इंस्पेक्टर, टिकट को क्या किया, ऑब्जर्व, और अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। गेट पे कौन खड़ा है, 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 इंस्पेक्टर। टिकट को क्या किया, 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 ऑब्जर्व, और अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। गेट पे कौन खड़ा है, 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 इंस्पेक्टर। टिकट को क्या किया, 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 ऑब्जर्व, और अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन, अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। गेट पे कौन खड़ा है, इंस्पेक्टर। टिकट को क्या किया, टिकट को क्या किया, टिकट को क्या की, ऑब्जर्वेशन, और अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। क्लियर हुई बात। अब देखो अंदर स्टेज पे, सब स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। लोग पैसे उड़ा रहे हैं, लोग पैसे उड़ा रही हैं, तो सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। देखो दोबारा से, गेट पे कौन खड़ा है, 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 इंस्पेक्टर। टिकट को क्या किया, ऑब्जर्वर, अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। अब स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, परफॉर्मेंस। और सपना चौधरी मन ही मन पैसों के, लोग पैसे उड़ा रहे हैं, तो सपना चौधरी मन ही मन कैलकुलेशन कर रही है कि आज कितने उड़े हैं। तो सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, मन ही मन क्या कर रही है, कैलकुलेशन। और ऑडियंस डांस को एनालिटिकली क्या कर रही है, रिव्यू। तो ऑडियंस डांस को मन ही मन एनालिटिकली क्या कर रही है, रिव्यू। तो ऑडियंस डांस को एनालिटिकल क्या कर रही है, रिव्यू। डांस को एनालिटिकल क्या कर रही है, रिव्यू। डांस को एनालिटिकल क्या कर रही है, रिव्यू। और सपना चौधरी के स्टेज के पास एक बहुत बड़ा बाउंसर खड़ा है, कोई भी आगे आएगा ये उससे क्या करता है, इंक्वायरी। कोई भी आगे आता है तो ये उससे क्या करता है, इंक्वायरी। कोई भी आगे आता है तो उससे क्या करता है, इंक्वायरी। देखो प्रैक्टिकली सोचो, ये सपना चौधरी का डांस का ऑडिटोरियम है, बाहर तो कौन खड़ा है, इंस्पेक्टर। बाहर तो कौन खड़ा है, इंस्पेक्टर। बाहर तो कौन खड़ा है, इंस्पेक्टर। उसने टिकट को क्या किया, 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 ऑब्जर्वर। अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। पहुंच गए अंदर। स्टेज पे क्या चल रही है, 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 परफॉर्मेंस। और लोग पैसे उड़ा रहे हैं, तो सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। सामने ऑडियंस बैठी है, ऑडियंस डांस को एनालिटिकल क्या कर रही है, रिव्यू। ऑडियंस डांस को एनालिटिकल क्या कर रही है, रिव्यू। और ऑडियंस में अगर कोई भी आगे आएगा, बाउंसर खड़ा है तो बाउंसर उससे क्या करेगा, इंक्वायरी। तो बाउंसर क्या करेगा, इंक्वायरी। बाउंसर क्या करेगा, इंक्वायरी। तो बाउंसर क्या करेगा, इंक्वायरी। क्लियर। अब आ जाओ, गेट पे कौन खड़ा है, 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 गेट पे कौन खड़ा है। टिकट को क्या किया, 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 टिकट को क्या किया। और अंदर जाने की क्या दे दी, अंदर जाने की क्या दे दी, अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। अंदर स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, 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 डांस की क्या चल रही है। और सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन पैसों की क्या कर रही है, कैलकुलेशन। ऑडियंस, ऑडियंस डांस को एनालिटिकली क्या कर रही है, रिव्यू। या एनालिटिकल क्या कर रही है, डांस देखने के प्रोसीजर। और एक बाउंसर है, जैसे ही कोई आगे आता है तो उससे क्या करता है, इंक्वायरी। करो फटाफट याद। हो गया,
चलो फर्स्ट पॉइंट, 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 सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स्थ, 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 लास्ट, लास्ट, लास्ट। दोबारा से, गेट पे कौन खड़ा है, 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 टिकट को क्या किया, 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 अंदर जाने की क्या दे दी, अंदर जाने की क्या दे दी, अंदर जाने की क्या दे दी, कंफर्मेशन। स्टेज पे क्या चल रही है, स्टेज पे डांस की क्या चल रही है, स्टेज पे क्या चल रही है, स्टेज पे क्या चल रही है, सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, सपना चौधरी मन ही मन क्या कर रही है, ऑडियंस डांस को 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 क्या कर रही है, और बाउंसर खड़ा है जो सबसे क्या कर रहा है, इंक्वायरी। कोई भी आगे आता है तो उससे क्या करता है, इंक्वायरी। अब आपको पता है जो सपना चौधरी है ना वो बहुत लालची है, सपना चौधरी बहुत क्या है, लालची। तो इसको बहुत पैसे मिलते हैं, आपको पता होगा जब वो डांस करती है तो टिकट, तो वो जैसे ही सब चले जाते हैं, जैसे ही डांस परफॉर्मेंस खत्म होती है, वो हर मेथड से, वो मेथड से, अलग अलग मेथड से एविडेंस इकट्ठे करती है। पहले तो यही पैसों की अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर लेती है कि इतने लोग आए, बैठी होगी डांस कर रही होगी लेकिन काउंट कर रही होगी, लगभग लगता है इतने लोग आए होंगे, और फिर वो बाद में टिकट वगैरह से सभी एविडेंसेस देखती है कि मुझे जो पेमेंट मिली है वो सही मिली है या नहीं मिली। तो हर मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। हर मेथड से क्या ऑब्टेन करती है, एविडेंस की जो उसकी कलेक्शन हुई है वो पूरी हुई है या नहीं, तो वो कलेक्ट करती है एविडेंस। तो हर मेथड से क्या करती है, कलेक्ट करती है एविडेंस। तो सपना चौधरी जो हर मेथड का डांस कर लेती है और इतनी लालची है, इतनी लालची है कि पैसों के लिए क्या इकट्ठे करती है, सभी मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। तो मेथड से कौन एविडेंस इकट्ठे कर, अलग अलग मेथड से डांस कर 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 अलग अलग मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंसेस। क्या इकट्ठे करती है, एविडेंसेस। तो सपना चौधरी इतनी लालची है कि जैसे ही डांस खत्म होता है तो वो क्या इकट्ठे करती है, एविडेंसेस। मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंसेस। अलग अलग मेथड से, जैसे कितनी टिकट सेल हुई, कितना हुआ, कितने लोग आए, तो वो अप्रॉक्स सभी मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। तो मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। तो सपना चौधरी अलग अलग मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस, कि उसको सही पैसे मिले हैं या नहीं मिले। तो अलग अलग मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। तो सपना चौधरी अलग अलग मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। सपना चौधरी अलग अलग मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस, कि उसको 500 रुपए के पूरे नोट मिले हैं या नहीं मिले। तो सपना चौधरी जिसके ऊपर लोग 500 के नोट उड़ाते हैं, जो सभी मेथड से डांस करती है, और वो बहुत मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस, कि उसको सही 500 रुपए जितने उड़े थे उतने ही मिले हैं या नहीं मिले। तो सपना चौधरी 500 रुपए सही से मिले हैं या नहीं मिले, मेथड से क्या इकट्ठे करती है, एविडेंस। तो मेथड से एविडेंस कौन इकट्ठे करती है, सपना चौधरी। कौन इकट्ठे करती है, सपना चौधरी। क्लियर हुई बात। अब आ जाइए अपनी नेक्स्ट स्टोरी, दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्टोरी। गोड वाली कौन सी, गोड वाली कौन सी, गोड वाली कौन सी, गोड वाली कौन सी, गोड वाली। देखो सपना चौधरी, आप बिल्कुल भी नोट्स की टेंशन मत लेना, स्टोरीज में आपको बिल्कुल, देखो सपना चौधरी का जो मैंने चार्ट यहाँ बनाया था, गेट पे इंस्पेक्टर खड़ा है, टिकट ऑब्जर्व कर, आपको ये सब मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमने तो वो चार्ट बनाना था हम नहीं बना पाए, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब पीडीएफ नोट्स में वो चार्ट्स मिल जाएंगे। अब हम स्टोरी करते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। कौन सी स्टोरी कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। गोड वाली कौन सी, गोड वाली कौन सी, गोड सिस्टम वाली कौन सी, गोड सिस्टम वाली कौन सी, गोड सिस्टम वाली, गोड वाली कौन सी, गोड वाली कौन सी, गोड वाली। आपको याद करना है
गोड सिस्टम स्टोरी, एक जर्नी नहीं बोल सकते, एक सिस्टम है, मेमोरी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। देखो वन कौन होते हैं? गॉड, सबका मालिक एक, तो गॉड क्या होते हैं? वन, तो वन क्या होते हैं? गॉड। वन कौन होते हैं? गॉड। वन गॉड, वन गॉड, वन कौन होते हैं? गॉड। वन कौन होते हैं? सबका मालिक एक, तो गॉड कौन होते हैं? वन। वन क्या होते, वन कौन होते हैं? गॉड। वन कौन होते हैं? गॉड। वन कौन होते हैं? गॉड। सेकंड कौन, टू कौन होते हैं? मदर फादर, एक मदर और एक फादर, तो टू कौन होते हैं? मदर फादर। 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 टू कौन होते हैं? मदर फादर, एक मदर और एक फादर, तो टू कौन होते हैं? मदर फादर। टू कौन होते हैं? मदर फादर। वन गॉड, वन गॉड, सबका मालिक एक, तो गॉड कौन होते हैं? वन। वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड। टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर। तीन त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव। चार दिशा, चार दिशा, चार दिशा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार दिशा, चार दिशा। वन गॉड, वन गॉड। टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर। तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव। चार दिशा, चार दिशा, चार दिशा। पांच पांडव, पांच पांडव, पांच पांडव, पांच पांडव। सिक्स, अगर आपको याद हो एक बार एक मैच में युवराज ने सिक्स बॉल पे सिक्स मारे थे, आपने सुना होगा, इंग्लैंड के साथ जब मैच था, आई थिंक तो शायद इंग्लैंड के साथ था, तो सिक्सर युवराज, शायद फ्लिंटॉफ था, शायद, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट बॉलर, तो सिक्सर युवराज, तो सिक्स पे सिक्सर युवराज, 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 सिक्स पे सिक्सर युवराज। ठीक है। सेवन वचन, सात वचन होते हैं ना, सात फेरे, तो सात वचन, सात वचन, सात वचन, सात वचन, सात वचन, सात वचन, सात वचन। अब वंडर्स 8 हो गए, तो 8 क्या है? वंडर्स। 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 8 वंडर्स। नौ देवियां, नौ देवियां, नौ नवरात्रि होते हैं, तो नौ देवियां, नौ देवियां, नौ देवियां। 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु। 11 से क्या बनती है? क्रिकेट टीम। देखो वैसे 10 तक होता है, लेकिन हमारे 12 पॉइंट्स हैं, तो हम 12 तक करेंगे। 11 से क्या बनती है? क्रिकेट टीम। 12वां क्या होता है? एक्स्ट्रा प्लेयर। 12वां क्या है? एक्स्ट्रा प्लेयर। तो वन कौन होते हैं? गॉड। वन कौन होते हैं? गॉड। वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड, वन गॉड। टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर, टू मदर फादर। तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव, तीन त्रिदेव। चार दिशा, चार दिशा, चार दिशा। पांच पांडव, पांच पांडव, पांच पांडव, पांच पांडव, पांच पांडव। सिक्सर युवराज, सिक्सर युवराज, सिक्सर युवराज। सेवन वंडर, सेवन वचन, सेवन वचन। 8 क्या होते हैं? वंडर्स। वंडर्स अब कितने हो चुके हैं? 8, तो 8 वंडर्स। 9 देवियां, 9 देवियां, 9 देवियां। 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु। 11 से क्या बनती है? 11 से क्या बनती है? क्रिकेट टीम। और 12वां क्या है हमारा? एक्स्ट्रा प्लेयर। करो याद। हो गया? चलो। 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 त्रिदेव। 4 4 4 दिशा। 5 5 5 5 पांडव। 6 सिक्सर युवराज। 7 7 7 वचन। 8 8 8 वंडर। 8 8 8 9 देवियां, 9 देवियां, 9 देवियां। 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु, 10 सिख गुरु। 11 से क्या बनती है? 11 से क्या बनती है? 11 से क्या बनती है? क्रिकेट टीम। 11 से और 12वां क्या हो गया? 12th क्या हो गया हमारा? एक्स्ट्रा प्लेयर। चलें अब आगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बता रही हूँ। मैंने आपको 12 का करवाया, 12 पॉइंट्स करवाए मैंने आपको। अब सुनना, अब सुनना।
जो आपके ये पॉइंट्स हैं, जो आपके ये 12 मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना आप ये वाली बात, मैंने आपको 12 पॉइंट्स करवाई गोड से लेकर एक्स्ट्रा प्लेयर तक, गोड से लेकर एक्स्ट्रा प्लेयर तक। आपको याद रखना है 5:4:3। क्या याद रखना है? 5:4:3। क्या याद रखना है? 5:4:3। C2O सबसे पहले ऑडिटर कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी देखता है, फिर वो अंडरस्टैंड करता है वर्क को, फिर वो देखता है, जो इवेल्युएट करता है जो वर्क है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। जो 5 पॉइंट्स हैं वो तो हो गए सोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट C2O। फिर जो 4 पॉइंट्स हैं वो हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग द वर्क, और जो 3 पॉइंट्स हैं वो हो गए आपके एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। अब मैं आपको बता रही हूं कि मैं आपको स्टोरी में क्या क्या करवाऊंगी, मैं आपको स्टोरी में क्या क्या करवाऊंगी। देखो, हम ये 3 पॉइंट तो आपको सेल्फ याद करने हैं, ये वाला कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द वर्क और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, ये 3 पॉइंट्स तो आपको मगअप करने हैं। C2O कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर क्या देखेगा? कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग द वर्क और थर्ड आपका एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। अब मैं आपको स्टोरी में क्या याद करवाऊंगी? एक तो मैं आपको ये 5 पॉइंट्स याद करवाऊंगी, फिर मैं आपको ये वाले 4 पॉइंट्स याद करवाऊंगी, फिर मैं आपको ये 4 पॉइंट्स याद करवाऊंगी, और फिर मैं आपको ये 3 पॉइंट्स याद करवाऊंगी, फिर मैं आपको ये 3 पॉइंट्स याद करवाऊंगी। समझ आई? तो ये हो गया आपका 5-4-3। क्या हो गया? 5-4-3, 5-4-3। 5 हो गया आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 4 हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग द वर्क, 3 हो गया आपका इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। लेकिन ये 3 मेन पॉइंट्स आपको सेल्फ याद करने हैं। C2O कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क, इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। अब मैं आपको याद करवाती हूँ 5:4:3। 5 क्या है? सोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट C2O। 4 किसके? अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क। और 3 किसके हैं? फाइंडिंग्स, 3 किसके हैं? इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। और आपको गोड वाली याद हो गई होगी, गोड वाली याद होगी, बिल्कुल याद हो गई। इसमें तो क्या था मैडम, बहुत आसान थी। अब आते हैं, हम याद करते हैं C2O के 5 सब पॉइंट्स। क्या याद कर रहे हैं? C2O के 5 सब पॉइंट्स, जो क्या है? सोर्सेज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट C2O। गोड ने दुनिया की ऑडिट करने के लिए, हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने यहाँ क्या छोड़े हुए हैं? दूध छोड़े हुए, मतलब अपने यहाँ क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट, जैसे नारद मुनि। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए, गोड जो सबके ऑडिटर हैं, जो सबकी ऑडिट करते हैं, उन्होंने हम सबकी ऑडिट करने के लिए, क्योंकि वो अकेले हैं तो गोड खुद तो अकेले हैं, तो लेकिन हम सबकी ऑडिट करने के लिए उन्होंने अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट, जैसे कि नारद मुनि। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गोड पे क्या हो गया? ऑडिटर्स, एक्सपर्ट। तो गोड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। क्लियर हुई? मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो पेपर में, तो सभी के मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो पेपर में। तो मदर फादर चाहते हैं कि बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में, कोई अच्छे काम की वजह से। तो मदर फादर चाहते हैं कि बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में। बच्चे का नाम क्या हो? पब्लिश हो पेपर में। तो मदर फादर चाहते हैं कि बच्चे का नाम क्या हो? पब्लिश हो पेपर में। तो मदर फादर चाहते हैं कि बच्चे का नाम पब्लिश हो पेपर में। तो मदर फादर क्या चाहते हैं? बच्चे का नाम क्या हो? पब्लिश हो पेपर में। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ भी करने से पहले एक तो आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये हेड है, तो ये कुछ भी करने से पहले तीनों आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी करने से पहले आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन। तो त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। तो त्रिदेव आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन। 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 गोड
ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। गॉड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? गॉड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो ऑडिटर्स, एक्सपर्ट। मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में। मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में। मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो पेपर में। और त्रिदेव कुछ भी करने से पहले आपस में क्या करते हैं? डिस्कशन। तो त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। यहां दिशा ले लो, एक लड़की। दिशा एक लड़की है जिसको पर्सन पटाने का, लड़के पटाने का, पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। तो दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। तो दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। और अपनी बातों में ले आती है। तो दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। तो दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। पांडव को ना शस्त्र विद्या की, धनुष वगैरह चलाना, ये लड़ाई जो भी वार चलाने हो, जो भी इनके हथियार चलाने, शस्त्र विद्या की बहुत ज्यादा क्या है? क्वालिफिकेशन। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। तो पांडवों को शस्त्र विद्या की बहुत ज्यादा क्या है? क्वालिफिकेशन। और उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। तो पांडव को शस्त्र विद्या की बहुत ज्यादा क्या है? क्वालिफिकेशन। और उन्होंने गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। बहुत सारे गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। सुनो, गॉड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। तो गॉड ने हम सबकी ऑडिट करने के लिए अपने क्या छोड़े हुए हैं? एक्सपर्ट। मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में। मदर फादर चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम पब्लिश हो किसमें? पेपर में। त्रिदेव कुछ भी करने से पहले आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। तो त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। त्रिदेव आपस में क्या करते रहते हैं? डिस्कशन। दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या था? एक्सपीरियंस। दिशा को पर्सन पटाने का बहुत ज्यादा क्या है? एक्सपीरियंस। और पांडव को शस्त्र विद्या की बहुत ज्यादा क्या है? क्वालिफिकेशन। जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल की क्या ली हुई है? मेंबरशिप। करो ये 5 पॉइंट याद, फिर चलते हैं आगे। हो गया? चलो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ। चलिए आगे, अब आ जाओ। 6 सिक्सर युवराज। क्या है? 6 सिक्सर युवराज। युवराज की बैटिंग बहुत अच्छी थी, सुना होगा आपने, बहुत अच्छी थी। बॉलिंग, स्पिनर बहुत अच्छा था। फील्डिंग तो उसकी काफी मानी जाती थी कि फील्डिंग में युवराज की कैचिंग एंड फील्डिंग इज वेरी गुड। तो बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, फील्डिंग की भी बहुत ज्यादा नॉलेज। तो एरिया ऑफ उसको क्रिकेट के हर एरिया की क्या थी? स्पेशलिटी। तो युवराज में एरिया ऑफ क्या है? स्पेशलिटी। स्पिनर भी है, बॉलर भी है, सब कुछ। तो हर एरिया, क्रिकेट की हर एरिया की क्या है? स्पेशलिटी। तो युवराज के पास क्या है? एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। 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 क्या है? एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। बॉलर भी है, स्पिनर, बताओ, बॉलर भी है, बहुत अच्छा बैट्समैन भी, और बहुत अच्छी फील्डिंग में भी फेमस है। तो 6 सिक्सर युवराज के पास क्रिकेट के हर एरिया की क्या है? स्पेशलिटी। क्रिकेट के हर एरिया की क्या है? स्पेशलिटी। तो युवराज के पास क्या है? एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। 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 युवराज के पास क्रिकेट के सभी एरिया की क्या है? स्पेशलिटी। युवराज के पास क्या है? एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। युवराज के पास क्या है? एरियाज ऑफ स्पेशलिटी। वचन लेने के ना हर धर्म में अलग मेथड है। जैसे अगर आप अब हमारे हिंदू धर्म में बोल लिया जाए तो हमें अग्नि के मतलब अग्नि के ऐसे 7 फेरे लेने होते हैं। तो वचन लेने के सब धर्म में अलग अलग क्या है? मेथड। और अजम्पशन लगाते हैं कि वो मेथड कोई किसी को भी याद रहते हैं। नींद आ रही होती है जब
वचन ले रहे होते हैं। तो वचन लेने के हर धर्म में अलग अलग क्या है, मेथड एंड अजम्पशंस। तो वचन लेने के हर धर्म में अलग अलग क्या है, मेथड और अजम्पशन। वचन लेने के हर धर्म में अलग अलग क्या है, मेथड और अजम्पशन। युवराज के पास क्रिकेट में हर एरिया की क्या है, स्पेशलिटी। युवराज के पास क्रिकेट में हर एरिया की क्या है, स्पेशलिटी। युवराज के पास क्रिकेट में हर एरिया की क्या है, स्पेशलिटी। वचन लेने के हर धर्म में अलग अलग क्या है, मेथड। वचन लेने के हर धर्म में अलग अलग क्या है, मेथड एंड अजम्पशंस। वंडर बड़े किसके होते हैं, स्टैंडर्ड के। 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 जिसकी सुरक्षा के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि ताजमहल के इतने किलोमीटर तक कोई इंडस्ट्री नहीं होगी ताकि पोल्यूशन ना हो। इसके लिए सरकार, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा क्या बनाई हुई है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। 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 वंडर बड़े किसके होते हैं, स्टैंडर्ड के। वंडर बड़े किसके होते हैं, स्टैंडर्ड के। वंडर बड़े किसके होते हैं, स्टैंडर्ड के। और इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनाई होती है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसकी सुरक्षा के लिए, जैसे ताजमहल की सुरक्षा के लिए प्रॉपर लीगल रेगुलेशंस है, तो इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत ज्यादा क्या बनाई होती है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। क्लियर। और देवियां, देवियों को दर्शन करने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं और एक्सटर्नल भी लोग आते हैं और इंटरनल भी लोग आते हैं, और सबका क्या रखा जाता है, डेटा। तो देवियों के दर्शन के लिए कितने लोग आ रहे हैं, इसका क्या रखा जाता है, डेटा। देवियों के दर्शन के लिए कितने लोग आ रहे हैं, इसका क्या रखा जाता है, डेटा। देवियों के दर्शन के लिए कितने लोग आ रहे हैं, इसका क्या रखा जाता है, डेटा। चाहे इंटरनल से आ रहे हैं चाहे एक्सटर्नल से आ रहे हैं। तो देवियों के दर्शन के लिए मान लो वैष्णो देवी, तो शाइन बोर्ड पूरा डेटा मेंटेन करता है। तो देवियों के दर्शन के लिए क्या रखा जाता है, डेटा। देवियों के दर्शन के लिए क्या रखा जाता है, देवियों के दर्शन के लिए कितने लोग दर्शन करने आ रहे हैं, प्रॉपर क्या रखा जाता है, डेटा। क्या रखा जाता है, डेटा। चाहे इंटरनल से आ रहे हैं चाहे एक्सटर्नल से आ रहे हैं। तो देवियों के दर्शन के लिए क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, क्या रखा जाता है, डेटा। चाहे वो इंटरनल से आ रहे हैं चाहे वो एक्सटर्नल से आ रहे हैं, चाहे वो इंटरनल से आ रहे हैं चाहे वो एक्सटर्नल, चाहे वो मतलब इंडिया से आ रहे हैं चाहे बाहर जाए, इंटरनल से आ रहे हैं चाहे एक्सटर्नल से आ रहे हैं। करो ये 4 पॉइंट याद, फिर आगे लास्ट के 3 पॉइंट्स करेंगे। हो गया। गोड, गोड ऑडिट करने के क्या होते हैं, एक्सपर्ट। ये हो गया आपको याद। चलो अब इस पॉइंट्स को सुनते हो, फिर हम आगे के लास्ट के 3 पॉइंट्स करेंगे। गोड, 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 गोड। मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर, मदर फादर। त्रिदेव, 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 त्रिदेव। दिशा, 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 दिशा। पांडव, 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 पांडव। 6 सिक्सर युवराज, 6 सिक्सर युवराज, युवराज, युवराज। वचन, 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 वचन। वंडर्स, 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 वंडर्स। देवियां, देवियां, देवियां। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा। अब आ जाओ सिख गुरु। सिख गुरु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दी हुई है, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। सिख गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी सारी क्या दे गए, फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। चलो अब आते हैं क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम, टीम खेलने से पहले दूसरी टीम का हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है, डेटा। हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है, डेटा। क्रिकेट टीम खेलने से पहले दूसरी टीम का हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है, डेटा। कि वो कहाँ कौन कौन आएगा, क्या प्लेयर्स हैं, किसमें क्या मतलब क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं। तो हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है, डेटा। तो क्रिकेट टीम खेलने से पहले हर सोर्स से दूसरी टीम का क्या इकट्ठा करती है, डेटा। तो क्रिकेट
क्रिकेट टीम खेलने से पहले दूसरी टीम का हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है? डेटा। तो क्रिकेट टीम खेलने से पहले दूसरी टीम का हर सोर्स से क्या इकट्ठा करती है? डेटा। एक्स्ट्रा प्लेयर तो अजम्पशन लगाता रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं अच्छे से अच्छे मेथड लगाऊं ताकि आगे अगली बार फिर मुझे एक्स्ट्रा में ना लिया जाए, बीच में ले लिया जाए टीम के। तो एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी क्या लगाता रहता है? अजम्पशन कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं अपने मेथड अच्छे से मेथड लगा के खेलूंगा। तो एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी क्या लगाता रहता है? अजम्पशन एंड मेथड। तो एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी क्या लगाता रहता है? अजम्पशन। पवेलियन में बैठकर देखता रहता है, हाँ शायद मेरा नंबर भी आएगा। तो एक्स्ट्रा प्लेयर अपनी मतलब मेरा नंबर कब आएगा इसकी क्या लगाता रहता है? क्या लगाता रहता है? क्या लगाता रहता है? अजम्पशन। स्टोरी कौन सी है? गोड वाली। स्टोरी कौन सी है? गोड वाली। गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। तो गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। गोड दुनिया की मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। करो याद फटाफट। 5 पॉइंट्स किसके हैं? C2O के। C2O का मतलब कंपिटेंस का, देखो मेन 3 पॉइंट्स बताओ। पहला पॉइंट क्या था? कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सेकंड पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्ट्स वर्क। थर्ड पॉइंट क्या है? इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क। कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव के कितने पॉइंट्स हमने किए? 5, जो किस पे थे? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क के कितने सब पॉइंट हैं? 4। और इवेल्युएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क के कितने सब पॉइंट हैं? 3। करो फटाफट यार। 5:4:3, 12 points. First point, first point, first point, first point, second, 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 third, 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 fourth, 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 fifth, 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 sixth, 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 seventh, 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 eighth, 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 ninth, 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 10th, 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 11th, 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 last, last, लास्ट। assumptions and method। तो गोड मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। मैनेजमेंट करने के एक्सपर्ट कौन होते हैं? गोड। मैनेजमेंट करने के एक्सपर्ट कौन होते हैं? गोड। गोड मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट गोड वाला, मैनेजमेंट एक्सपर्ट गोड वाला। और मेथड से एविडेंस कौन इकट्ठे करती थी कि 500 के नोट सही मिले हैं? सपना चौधरी। मेथड से एविडेंस कौन ऑब्टेन करती थी? सपना चौधरी। मेथड से एविडेंस कौन ऑब्टेन करती थी? सपना चौधरी। और गोड मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं? एक्सपर्ट। तो मैनेजमेंट करने के एक्सपर्ट कौन होते हैं? गोड। क्लियर। अब आते हैं हमारी लास्ट स्टोरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। रामू वाली कौन सी? 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 रामू वाली। अब आ जाओ रामू। एक ना रामू था जो गांव में रहता था। रामू गांव में रहता था। एक कौन था? रामू। हाँ, जब भी हमारी स्टोरी में राम आएगा, मतलब सॉरी, जब भी हमारी स्टोरी में रामू आएगा, जब भी हमारी स्टोरी में राम आएगा, जब भी हमारी स्टोरी में रिस्क आएगा, इन तीनों का मतलब होगा RMM, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब भी हमारी स्टोरी में राम आएगा, जब भी हमारी स्टोरी में रामू आएगा, जब भी हमारी स्टोरी में रिस्क आएगा, इसका मतलब होगा RMM। इसका मतलब होगा RMM। तो ना एक रामू था। कौन था? रामू। एक कौन था? रामू। कौन था? रामू। अब सुनना अच्छे से स्टोरी।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन था? रामू। रामू का ना बहुत अच्छा क्या था? नेचर। रामू एक गांव में रहता था, उसका बहुत अच्छा क्या था? नेचर। और उसका ऑब्जेक्टिव था कि उसके पास बहुत ज़्यादा क्या हो, कि उसको क्या गेन करना, बहुत ज़्यादा क्या हो? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और वो फॉरेन में जाकर क्या हो जाए? एम्प्लॉय। 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 एक कौन था? रामू। एक कौन था? रामू। कौन था? रामू। कौन था? रामू। कौन था? रामू। क्या अच्छा था? 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 नेचर। क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? और उसका ऑब्जेक्टिव था कि उसके पास बहुत ज्यादा क्या हो? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से वो बाहर जाकर क्या हो जाए? और फॉरेन में जाकर वो क्या हो जाए? एम्प्लॉय। फॉरेन में जाकर वो क्या हो जाए? एम्प्लॉय। कौन था? रामू। कौन था? रामू। कौन था? रामू। कौन था? रामू। क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? नेचर। क्या अच्छा था? नेचर। और उसका ऑब्जेक्टिव था कि बहुत ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करके फॉरेन में क्या हो जाना? एम्प्लॉय। और उसने बहुत ज्यादा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन किया और फॉरेन में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। 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 एक कौन था? रामू। कौन था? रामू। कौन था? रामू। जिसका क्या अच्छा था? नेचर। जिसका क्या अच्छा था? नेचर। जिसका क्या अच्छा था? नेचर। और उसका स्कोप था और उसका ऑब्जेक्टिव था। क्या था उसका ऑब्जेक्टिव? कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करके फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? एम्प्लॉय। और उसने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन किया और फॉरेन में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। दोबारा से, कौन था? 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 रामू। क्या अच्छा था? 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 नेचर। और उसका क्या था? ऑब्जेक्टिव। क्या था? ऑब्जेक्टिव। क्या था? ऑब्जेक्टिव। कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन करके फॉरेन में क्या हो जाना? एम्प्लॉय। तो उसने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस गेन किया और फॉरेन में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। कौन? रामू। क्या अच्छा था? नेचर। ऑब्जेक्टिव था नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाना और उस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाकर फॉरेन में जाकर क्या होना? हो जाना? एम्प्लॉय। तो उसने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाया और फॉरेन में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। करो ये 4 पॉइंट। कौन था? 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 रामू। क्या अच्छा था? 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 नेचर। और उसका ऑब्जेक्टिव था खुद के अंदर क्या लाना? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाकर फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? एम्प्लॉय। तो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाया और फॉरेन में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। हुआ याद? फर्स्ट पॉइंट, 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 फर्स्ट पॉइंट। कौन था? कौन था? कौन था? कौन था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? क्या अच्छा था? नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। खुद के अंदर क्या लाना? क्या लाना? क्या लाना? क्या लाना? क्या लाना? क्या लाना? और फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? एम्प्लॉय। क्लियर हुई बात? दोबारा से, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, फोर्थ, फोर्थ। अब चला गया फॉरेन। चला गया फॉरेन। अब फॉरेन में क्या हुआ सुनो। फॉरेन में कंपनी में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। फॉरेन में एक कंपनी में जाकर क्या हो गया? एम्प्लॉय। अब वहाँ उसको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट दिखी। वहाँ उसको एक क्या दिखी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। एक बहुत सुंदर लड़की दिखी जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम करती थी। वहाँ कंपनी में उसको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट दिखी। जहाँ वो एम्प्लॉय हुआ वहाँ उसको एक क्या दिखी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वहाँ उसको एक क्या दिखी? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। वहाँ एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। वहाँ उसको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। वहां उसको एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। जो बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। जो बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। वहां उसको फॉरेन में जहां वो एम्प्लॉय हुआ था वहां उसको एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी? बड़ी किसकी थी? स्टैंडर्ड की। 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 जिससे वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? इन्फ्लुएंस। जिससे वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? इन्फ्लुएंस। और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा? कंट्रोल। खुद के ऊपर क्या नहीं रहा? कंट्रोल। देखो दोबारा से सुनो। कौन था? रामू। जिसका क्या अच्छा था? नेचर। और उसका ऑब्जेक्टिव था नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाकर फॉरेन में जाकर क्या हो जाना? एम्प्लॉय। कौन था? रामू।
क्या अच्छा था, नेचर, और उसका ऑब्जेक्टिव था खुद के अंदर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाकर फॉरेन में जाकर क्या हो जाना, एम्प्लॉय। वो फॉरेन में जाकर क्या हो गया, एम्प्लॉय। जहां वो एम्प्लॉय हुआ वहां उसे एक लड़की दिखी, वहां उसे एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी, स्टैंडर्ड की, 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 जिसे देखकर उस वो क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, जिसे देखकर वो क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल, उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल, उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल। वहां जाकर उसने एक लड़की देखी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, स्टैंडर्ड की, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल, उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस। उसने एक लड़की देखी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, बड़ी किसकी, स्टैंडर्ड की, जिसे देखकर उसका खुद के जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, 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 कंट्रोल। यहां तक समझ आई? अब सुनना आगे। अब उसका सेट करना था उसको, अब वो लड़की को सेट करना चाहता था, अब वो लड़की को क्या करना चाहता था, सेट करना चाहता था, लेकिन उसको लड़कियां सेट करने का क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस, लेकिन उसको लड़कियों को सेट करने का क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब उसको सेट करना था, लेकिन उसको लड़कियों को सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस, लड़कियों को सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस। फॉरेन में रहती थी, एक तो उसका नेचर अलग था, हमारे इंडिया वालों को तो चलो, तो उसका एक नेचर, और उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स। देख दोबारा से, अब वो उस लड़की को क्या करना चाहता था, सेट, लेकिन लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऊपर से लड़की का नेचर अजीबोगरीब था, और उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स, उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स। दोबारा से, एक कौन था, रामू, क्या अच्छा था, नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव था खुद के अंदर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लाकर फॉरेन में जाकर क्या हो जाना, एम्प्लॉय, क्या हो जाना, एम्प्लॉय। अब वो वहां जाकर एम्प्लॉय हो गया, वहां एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी, स्टैंडर्ड की, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल। पहले ये 7 पॉइंट्स कर रहे हो, फिर उसके बाद मैं लास्ट के 3 पॉइंट्स करवाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, क्या अच्छा था, 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 खुद के अंदर क्या लाना चाहता था, क्या लाना चाहता था, क्या लाना चाहता था, खुद के अंदर क्या चाहता था, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और फॉरेन में जाकर क्या होना चाहता था, फॉरेन में जाकर क्या हो जाना चाहता था, एम्प्लॉय। अब वो फॉरेन चला गया, वहां एम्प्लॉय, और वहां उसे एक लड़की दिखी जो बड़ी किसकी थी, 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 जिसको देख के वो क्या हो गया, 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 और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल। अब उसको सेट करना था, लेकिन उसके पास लड़कियां सेट करने का क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का क्या नहीं था, लड़कियां सेट करने का क्या नहीं था, प्रीवियस एक्सपीरियंस। ऊपर से लड़की का नेचर अजीबोगरीब था, उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स। उसके पास क्या नहीं था, प्रीवियस। ऊपर से लड़की का क्या अजीबोगरीब था, नेचर, उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए उसने क्या यूज किया, अल्टरनेटिव सोर्स। इसके लिए उसने अपने दोस्तों की मदद ली और ऐसे किसी की मदद ली, मतलब क्या यूज किया, अल्टरनेटिव सोर्स। क्या यूज किया, अल्टरनेटिव सोर्स। फॉरेन में जाकर एम्प्लॉय हो गया, वहां एक लड़की देखी बड़ी किसकी, स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड की लड़की देखकर उसका खुद के ऊपर उसे देखकर वो क्या हो गया, इन्फ्लुएंस, और उसका खुद के ऊपर क्या नहीं रहा, कंट्रोल। अब लड़की को सेट करना था, लड़की को सेट करने का उसके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। ऊपर से लड़की का नेचर अजीबोगरीब था, उसको सेट करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स। एक तो सेट करना कॉम्प्लेक्स था, ऊपर से लड़की
खुद के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने क्या यूज किया, ऑल्टरनेटिव सोर्स। क्या यूज किया, ऑल्टरनेटिव सोर्स। और वो लड़की कौन थी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो रामू मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर को देखकर क्या हो गया था, इन्फ्लुएंस। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर, मतलब लड़की के फैक्टर क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस। तो रामू को लड़की के फैक्टर, लड़की जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थी, तो लड़की कौन थी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। लड़की कौन थी, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, इन्फ्लुएंस। ये है रामू, ये है लड़की, ये है रामू, ये है लड़की। लड़की कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। 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 देखो ये देखो, अभी बताती हूँ। ये हो गया हमारे रामू जी, ये हो गए हमारे रामू शरीफ से, ठीक है। ये हो गए हमारे रामू जी, ठीक है, रामू जी, ठीक है। और ये हो गई हमारी लड़की। लड़की कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। लड़की कौन है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अफेक्ट। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर क्या कर रहे थे, एक्सपर्ट। और वो गॉड से प्रे कर रहा था मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिल जाए। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट में 2 स्टोरी राजू और रामू और गॉड वाली, मैनेजमेंट एक्सपर्ट में 2 स्टोरी रामू और गॉड वाली, मैनेजमेंट एक्सपर्ट में 2 स्टोरी रामू और गॉड वाली। तो रामू और गॉड मैनेजमेंट एक्सपर्ट। रामू गॉड तो मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं, एक्सपर्ट। और रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट। तो रामू को मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट। फटाफट याद करो, हो गया, हो गया। फर्स्ट पॉइंट, 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 सेकेंड, 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 थर्ड, 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 फोर्थ, 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 फिफ्थ, 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 सिक्स्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 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 एट्थ, 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 नाइन्थ, 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 लास्ट, 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 ऑल्टरनेटिव सोर्स। लास्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेटिव सोर्स। अब ध्यान से सुनना एक बात, ऐसे 500 में हमने 3 स्टोरी की। ऐसे 500 में हमने कितनी स्टोरी की, 3। एक तो सपना चौधरी वाली, एक तो कौन सी की, सपना चौधरी वाली। दूसरी कौन सी की, गॉड वाली। और तीसरी कौन सी की, रामू वाली। अब सुनना, एक रामू सपना चौधरी को पाने के लिए, रामू सपना चौधरी को पाने के लिए, रामू ने सपना चौधरी को पाने के लिए गॉड को 500 रुपए का मत्था टेका। रामू ने सपना चौधरी को पाने के लिए गॉड को 500 रुपए का मत्था टेका। रामू ने सपना चौधरी को पाने के लिए गॉड को 500 रुपए का मत्था टेका। रामू ने सपना चौधरी को पाने के लिए गॉड को 500 रुपए का मत्था टेका। रामू ने सपना चौधरी को पाने के लिए किसको, गॉड को 500 रुपए का मत्था टेका। तो 500 रुपए का मत्था किसने टेका था, रामू ने। 500 रुपए का मत्था किसने टेका था, रामू ने। किसको, गॉड को। क्यों टेका था, सपना चौधरी को पाने के लिए। तो 500 रुपए का मत्था टेका रामू ने, सपना चौधरी को पाने के लिए गॉड को टेका। तो रामू पे कौन सी स्टोरी है, रामू को तो लड़की मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट। तो रामू को तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के फैक्टर्स क्या कर रहे थे, अफेक्ट। सपना चौधरी हर मेथड से एविडेंस इकट्ठे करती है कि उसको 500 रुपए के पूरे नोट मिले हैं या नहीं मिले। और गॉड मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं, एक्सपर्ट। गॉड मैनेजमेंट करने के क्या होते हैं, एक्सपर्ट। और मैनेजमेंट एक्सपर्ट में कितनी स्टोरी है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की 2 स्टोरी है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पाने के लिए रामू गॉड से प्रे करता था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को पाने के लिए रामू गॉड से प्रे करता था।